घंटे बैटरी खत्म हो गया, सो आप समझ लेना कि बैटरी चला गया। ठीक है, बीच में अगर वापस इलेक्ट्रिसिटी आ जाए तो वेल डन, अदरवाइज क्लास उतना तक ही रहेगा जितना देर तक लैपटॉप में चार्ज रहेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया सर। ठीक है, अच्छा, सबको फिर से गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर, और सबको शुभ विजया, बिकॉज विजय के बाद मेरा ये फर्स्ट क्लास है। इसके पहले मैं एक्चुअली फीवर के कारण नहीं ले पाया। आई नो मैम का क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है सर, चलो इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन दुर्गा पूजा से पहले हम लोग लाइव क्लास में कंप्लीट किए थे, और थ्योरी ऑफ कॉस्ट स्टार्ट करेंगे सर। ठीक है, एक्चुअली देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड मार्केट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना सर। तो इसके बाद मार्केट के चैप्टर के अंदर जाएंगे जो बहुत वाइटल है, लेकिन मार्केट को समझने के लिए कॉस्ट समझना जरूरी है, अदरवाइज हम मार्केट नहीं समझ पाएंगे। मतलब जो डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट है, वो कॉम्पिटिटिव मार्केट को एनालिसिस करने के लिए थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड एज वेल एज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, ये दोनों का एरिया बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो थ्योरी ऑफ मार्केट हमेशा दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। सो पॉइंट इज दैट कि थ्योरी ऑफ कॉस्ट क्या है सर, मतलब थ्योरी ऑफ कॉस्ट, सो नाम सुनते ही ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को कि सर जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग एक पेपर भी होता है, CA में, इंटर में, CS एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ा जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम पे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इवन एक कोर्स होता है CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या वो कॉस्टिंग और ये कॉस्टिंग सेम है सर? एक्चुअली पॉइंट इज दैट कि ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना सर, ये कॉस्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ा एक पैरामीटर है जो अकाउंट से ही क्रिएट हुआ है, बट इसका एक्चुअल पैरामीटर इकोनॉमिक्स से स्टार्ट होता है। मतलब इकोनॉमिक्स जैसे डिमांड के बारे में बात करता है, सप्लाई के बारे में बात करता है, इकोनॉमिक्स जिस तरह से प्रोडक्शन के बारे में बात करता है। देखो सर बहुत सिंपल सा, मतलब कुछ डॉट्स है, कनेक्ट करना चाहिए। डॉट कनेक्ट समझते हो? हाँ, हम लोग ये एक बात बहुत करते हैं सर, कनेक्टिंग द डॉट्स। तो व्हाट इज कनेक्टिंग द डॉट्स? कनेक्टिंग द डॉट्स मतलब अगर किसी को भी बिजनेस करना है आज के डेट में, उसको क्या करना चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर का माइंड सेटअप क्या होना चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर मार्केट को एनालिसिस करता है। ध्यान से समझना बात को, मार्केट एनालिसिस क्यों करते हैं? बिकॉज उसको डिमांड फोरकास्ट करना होता है। डिमांड क्यों फोरकास्ट करेगा? क्यों डिमांड फोरकास्ट करेगा? क्योंकि वो जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बिजनेस करने के लिए आता है, उसके बारे में उसका एक डिटेल्स एनालिसिस होना चाहिए, है ना। सब फॉर एग्जांपल, आज अगर आप देखते हो कि जैसे चाय वाला भी बहुत फेमस हो रहा है ना। एक मोदी चाय वाला नहीं सर, मैं MBA चाय वाला का बात कर रहा हूँ। इससे पहले MBA चाय वाला ने एक एक मीथ को तोड़ा। ठीक है, मीथ ये है कि चाय वाला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये प्रॉब्लम, ये जो एक एक प्रॉब्लम जो था ना लोगों के मन में, कि काम को छोटा समझना। ठीक है, MBA चाय वाला ने ये दिखा दिया कि चाय का दुकान को भी हम लोग एक अलग लेवल में, एक कॉर्पोरेट लुकिंग्स, एक फैंसी लुकिंग्स, एक बुके टाइप एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो MBA चाय वाला ने ये दिखाया दुनिया को कि भाई चाय का दुकान को भी आप एक स्पेशल टाइप ऑफ बिजनेस बना सकते हो। और मैंने आजकल देख रहा हूँ सर, नॉट जस्ट इन कोलकाता, इवन लास्ट कुछ दिनों से मैं नेटिव में हूँ, तो खड़गपुर, झाड़ग्राम, मिदनापुर एरिया में एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा आना जाना होता है मेरे नेटिव के आसपास से। तो इवन इवन गांव साइड में भी, ठीक है, वहां पर भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारा यूथ ना चाय का दुकान खोल रहा है, सीरियसली। मैं कोलकाता में तो देखा ही है, रेगुलर देखता रहता हूँ, लेकिन इवन इन स्मॉल टाउन्स, विलेज एरिया में भी यूथ आजकल बड़ा ही, मतलब कनेक्टेड हो गया है कि भाई नहीं, चाय का दुकान बनाते हैं और बिजनेस करते हैं। सो क्वेश्चन इज दैट, ये जो डिमांड फोरकास्टिंग है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं डिमांड को फोरकास्ट करना। फिर जिसको आपने फोरकास्ट किया, जिसके बारे में आपने एनालिसिस किया, उसका एक सप्लाई क्रिएट करना। और सप्लाई को प्रॉपरली क्रिएट करने के लिए प्रोडक्शन को प्रॉपर वे में करना। अगर आप प्रोडक्शन नहीं करोगे तो फिर सप्लाई क्या चीज का करोगे? तो डिमांड के बेसिस में सप्लाई आया, सप्लाई के बेसिस में प्रोडक्शन आया। अब प्रोडक्शन करने के टाइम पे कॉस्ट को देखना पड़ेगा सर। मतलब कॉस्ट क्यों देखना है सर? अगर बिजनेस को सरवाइव करवाना है ना, डिमांड बहुत अच्छी चीज है, सप्लाई भी बहुत अच्छी चीज है, प्रोडक्शन भी करते जाओ, नो प्रॉब्लम। बट अगर कॉस्टिंग मैनेज नहीं हो पाया ना, तो बिजनेस ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। क्या आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है सर? अगर आप कॉस्ट मैनेज नहीं कर पाओगे तो बिजनेस टिकाना मुश्किल है सर। क्या बात करते हो सर? हिंदी में एक मूवी आया था, मुझे मूवी का नाम याद आ रहा है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट बोलते बोलते। ऐसा आप लोग को पता है कि सर पे सोच के नहीं आता, जो रैंडमली थॉट में आता है वही बता देता हूँ आप लोगों को।
ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना नहीं बोलूँगा, मिड 2000 के स्टार्टिंग का मूवी होगा। गोविंदा का है मोस्ट प्रोबब्ली। गोविंदा है और भी कुछ फेमस एक्टर एक्ट्रेस थे मूवी में, बट मैं मूवी का नाम बता रहा हूँ आपको। आप लोगों ने अगर देखा है तो बताइएगा। आमदनी अट्ठानी खर्चा रुपया। एनीवन नाम सुने हो या देखे हो? हाँ सर। हाँ सर देखे हैं। देखे हो? अरे वाह यस सर। अरे वाह बहुत बढ़िया सर। सर कॉमेडी टाइप में मूवी है, ठीक है। फैमिली मतलब इसमें एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया गया कि आमदनी अट्ठानी है और खर्चा रुपया हो रहा है। इट्स लाइक बट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर हम लोग कोई भी चीज में ना बिजनेस में सक्सेसफुल तभी हो सकते हैं जब हम उसको सस्ते में बना सकते हैं, ठीक है। कॉस्टिंग जितना कम हो जाए उतना बढ़िया। अब कम का मतलब ऐसा नहीं कि उसका क्वालिटी खराब कर देना, ये बात थोड़ा समझिएगा सर, ठीक है। कॉस्ट का कम करने का मतलब ये नहीं है क्वालिटी के साथ मतलब क्या बोले सर उसको, मतलब क्वालिटी को डिटोरिएट करना, ठीक है, ये नहीं है सर, ठीक है। उसके साथ एक एडजस्टमेंट में आना, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको क्वालिटी भी मेंटेन करना है, साथ में आपको बेस्ट कॉस्ट भी मेंटेन करना है। मतलब आप जितना कॉम्पिटिटिव कॉस्ट में प्रोडक्ट बना पाओगे या सर्विस मतलब सर्विस को रेडी कर पाओगे, जो भी आप या तो सर्विस का काम करोगे या तो गुड्स का काम करोगे, और क्या हो सकता है, या तो आप अपना सर्विस दोगे, है ना। जैसे बैंक क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। एक टीचर या एक कोचिंग क्लासेस क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। एक डॉक्टर या हॉस्पिटल्स क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक एरोप्लेन सर्विसेज मतलब जो फ्लाइट होते हैं सर, वो भी बिजनेस करता है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हम एरोप्लेन का टिकट खरीद के एरोप्लेन तो घर नहीं लाते ना, एरोप्लेन में बैठने का सीट मिलता है। ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन, इंडियन रेलवे बहुत बड़ा बिजनेस है सर, इट्स अ बिग बिजनेस, ठीक है। इंडियन रेलवे वर्ल्ड लार्जेस्ट रेल नेटवर्क में से एक है सर, वर्ल्ड लार्जेस्ट, ध्यान से समझना सर, ठीक है। और इतना पैसेंजर तो वर्ल्ड में बहुत कम रेल लाइंस है जो इतना पैसेंजर को कंट्रोल करता है, मतलब वर्ल्ड के अंदर। तो इतना बड़ा रेल को कंट्रोल करना, मैनेज करना, उसका कॉस्टिंग को देखना, तब जाके प्रॉफिटेबल रहना, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा पिलर होता है। अगर एक ट्रेन लाइन को सक्सेसफुल करना है, मतलब एक ट्रेन बिजनेस को, मतलब रेल लाइन रेलवे बिजनेस को, या फिर किसी भी तरह का, एक चाय वाला का बिजनेस से लेकर रेलवे बिजनेस तक, हर चीज में कॉस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कॉस्टिंग कहीं ना कहीं आप मैनेज नहीं कर पाए, इसका मतलब आप समझना कि 2 3 साल 4 साल बाद आपका बिजनेस बहुत जोर का धक्का लग जाएगा उस पर, ठीक है। अब उसको बोलते हैं ना, जोर का झटका धीरे से लगे, या फिर मतलब ऐसा भी हो सकता है कि धीरे का झटका जोर से भी लग जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है सर, कि अगर आप इकोनॉमिक्स को समझोगे, थ्योरी ऑफ कॉस्ट को समझोगे, ठीक है, तो फिर आप इकोनॉमिक्स के जरिए अपने बिजनेस को डेवलप कर पाओगे। तो एक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कॉस्ट अकाउंटेंट, एक कंपनी सेक्रेटरी, इनको क्यों जानना है? इनको इसलिए जानना है क्योंकि ये तो कंपनी का कौन होता है सर, ये बिजनेस के एडवाइजर लेवल में काम करते हैं। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे चीजें समझाता रहता हूँ, एक साथ इतना सारे इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता रहता हूँ। तो आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि एक चार्टर्ड का क्या काम है, एक सीएस का क्या काम है, एक कॉस्ट अकाउंटेंट का क्या काम है। कुछ भी जानो, कुछ भी समझो, अपने अपने स्पेशलाइजेशन तो सबको मिलेगा ही, लेकिन बेसिक चीज, ठीक है, इकोनॉमिक्स जो बेस है ना सर, इसका नॉलेज सबके अंदर भरपूर होना चाहिए। अदरवाइज आप कैसे करोगे, दुनिया का सामना कैसे करोगे, रियल लाइफ सिचुएशंस के प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकालोगे, ठीक है। सो दैट्स लाइक, मतलब अगर आप सेफर सुनो ना, अब समझो ना बात को, कि आपको रेलवेज में एनालिटिकल जॉब मिला है, कि आपको ये कहा जा रहा है कि भाई एक न्यू रेल लाइन बनेगा। जैसे मैं आपको शायद प्रोडक्शन पढ़ाते पढ़ाते बुलेट ट्रेन के बारे में बताया था, और बुलेट ट्रेन के साथ करेंटली इंडिया में एक सेमी बुलेट ट्रेन भी आया है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट है रेल, इंडियन रेलवेज का सेमी बुलेट ट्रेन, जिसका नाम क्या दिया है, वंदे भारत एक्सप्रेस बोल के, ठीक है। और एक बुलेट ट्रेन भी बन रहा है। तो मैं आपको शायद यही बताया था, मुझे जितना याद आ रहा है, कि एक बुलेट ट्रेन का टिकट का फेयर के बारे में बताया गया है कि राजधानी का फर्स्ट क्लास का टिकट के जैसा इसका मिनिमम फेयर होने वाला है, ठीक है। मतलब एंड टू एंड, ठीक है। जैसे अभी स्टार्टिंग जो फेयर है, मतलब जो स्टार्ट हो रहा है बुलेट ट्रेन मुंबई से लेके अहमदाबाद तक, गुजरात में, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि इसका जो फेयर होने वाला है एंड टू एंड राजधानी के जैसा फेयर होने वाला है, ठीक है। राजधानी एक्सप्रेस जो अभी इंडिया का सबसे सुप्रीम क्वालिटी ट्रेन में से आता है। अब सेमी बुलेट में जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका स्पीड बताया जा रहा है 150 160 180 तक जा सकता है, ठीक है। इसका ट्रेन का टिकट का फेयर कितना होगा, मतलब कैसे ट्रैक बन रहा है, किस एरिया में ट्रेन जा रहा है, क्या फैसिलिटीज अंदर दे रहे हो आप, सब कुछ मिला जुला के आपका टिकट का फेयर,
आपको पता है कुछ बिजनेस फेलियर हो गया है रिसेंट ट्रेंड में, बड़ा बड़ा बिजनेस, कोई छोटा छोटा बिजनेस का बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ा बिजनेस फेलियर हुआ है। क्यों फेलियर हुआ है जानते हो? ये कॉस्टिंग मैनेज नहीं कर पाया। बात को समझे? चलो मैं अच्छा मैं कैमरा थोड़ा ऑफ करूंगा ताकि क्लास बीच में प्रॉब्लम में ना पड़ जाए। क्यों जानते हो? मैं बोला ना आपको कि आज मेरे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का इशू है और लैपटॉप में चार्ज नहीं है। मैंने कोशिश किया इधर उधर से थोड़ा चार्ज देने का, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं थोड़ा कैमरा बंद कर रहा हूँ और फिर बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर है सर? हेलो? है सर। ओके सर, ठीक है ठीक है। तो जो बात मैं करने जा रहा था कि मैं आपको ये भी बोला कि कॉस्ट को क्यों बताना है। ठीक है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट इकोनॉमिक्स में इतना वाइटल क्यों है? ठीक है, इतना वाइटल क्यों है थ्योरी ऑफ कॉस्ट? ये थ्योरी ऑफ कॉस्ट के बिना इकोनॉमिक्स क्यों नहीं चल सकता? ठीक है, इकोनॉमिक्स को क्या प्रॉब्लम है अगर वो कॉस्ट को मैनेज नहीं कर पाया? चलो मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद आप पढ़ोगे तो शायद आप इसका मतलब रियल सिचुएशन समझ पाओगे। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, मैं आपको डायरेक्टली एक रियल एग्जांपल में लेके चलता हूँ। सर आप लोगों ने इस कंपनी का नाम सुना? ये क्या नाम है इसका? एक बड़ा कंपनी है, था, है नहीं था, किंग फिशर एयरलाइंस। नाम सुने हो? एनीवन प्लीज टेल मी सर। इस कंपनी का नाम सुना है सर आप लोगों ने? किंग फिशर एयरलाइंस। हाँ, सुना है कि नहीं सुना? नहीं सुना, कोई बात नहीं सर। अगर किसी ने सुना है तो बहुत बढ़िया, नहीं सुना तो भी बहुत बढ़िया। सुन लो सर, पहले नहीं सुना तो आप सुन लो। ठीक है सर, ये किंगफिशर एयरलाइंस आप देख सकते हो 2003 में ये अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। सर किसका बिजनेस है जानते हो ये? हाँ सर, एनी आइडिया? सर ये विजय माल्या का बिजनेस है। किंगफिशर, इसका अल्कोहलिक बिजनेस बहुत पॉपुलर है, नाम सुने होंगे आप लोग। इसका अल्कोहल का एड भी एक टाइम पे बहुत आता था। फिर उले ला ला ले हो। ठीक है, ये बड़ा अच्छा इसका एक इसका एक म्यूजिक था, उले ला ला ले हो। सुने हैं क्या आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है सर? है सर, सुने सी। आरसीबी। आरसीबी, वेरी गुड सर। आरसीबी में भी इनका स्टेक है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में भी इनका बहुत बड़ा स्टेक भी है, जो आईपीएल का टीम है सर। ठीक है, तो उले ला ले ओ इन्हीं का कंपनी है और उन्हीं का एक एयरलाइंस कंपनी था। 2003 में स्टार्ट किया था, 2012 में क्या कर दिया सर? क्या कर दिया? सीज्ड ऑपरेशन, ऑपरेशन बंद कर दिया। क्या प्रॉब्लम था? ऐसा क्या हो गया कि इसका बिजनेस को ही बंद करना पड़ा? सर कॉस्ट मैनेज नहीं कर पाया, और एक क्या प्रॉब्लम किया? घोटाला भी किया, करप्शन भी है इसका। क्या क्या प्रॉब्लम है सर? प्रॉब्लम ये है कि ये मोस्ट प्रोबेबली 30,000 करोड़ के आसपास का कुछ मतलब स्कैंडल्स का भी एक कॉन्सेप्ट है इसके साथ। किंगफिशर एयरलाइंस इज एयरलाइन ग्रुप बेस्ड इन इंडिया, 2003 में बना था। थ्रू इट्स पेरेंट कंपनी यूनाइटेड ब्यूरीज ग्रुप, इट हैज 50% स्टेक इन लो कॉस्ट कैरियर किंगफिशर। ठीक है, लो कॉस्ट कैरियर बनाया था, लो कॉस्ट कैरियर किंगफिशर रेट। ठीक है, until December 2011 Kingfisher Airlines had the second largest shares in India's domestic air travel market. ध्यान से सुनना सर। However, the airline ran into continuous losses since its inception, ran high debts, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा इसका लोन हो गया था, एंड फाइनली क्लोज इट्स ऑपरेशंस ऑन 20th October 2012। इनके चेयरमैन विजय माल्या, मतलब बड़ा ही फ्लैम्बॉयंट एटीट्यूड है इनका। ठीक है, अभी ये घूम रहा है बाहर, इसको इंडियन गवर्नमेंट चाहता है। ठीक है, इसके ऊपर काफी चार्जेस है सर, फाइनेंशियल क्राइम के चार्जेस है। ठीक है, तो अभी लंदन में है, सब्सिक्वेंटली फ्लेड टू लंदन टू एलिजली हाइड फ्रॉम क्रेडिटर्स। ठीक है, ऐसा सिचुएशन है इनका। अब ये किंगफिशर एयरलाइंस का मतलब आपको मैं क्या बताऊं, इसका अगर आप इसका पूरा केस स्टडीज करोगे ना, ये सब स्टॉक मार्केट क्लास में मेरे को मौका मिलता है बताने का। मैं ज्यादा डिटेल्स में चला जाऊंगा तो आप लोगों को मतलब थोड़ा ज्यादा ज्यादा हो जाएगा, मैं मेन पॉइंट से भटक जाऊंगा, क्योंकि मेरा फोकस एरिया कॉस्ट है सर, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। मैं बस इसका एक एप्लीकेशन एरिया आपको बताने के लिए ये वाला इतना बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने उठाया सर। ठीक है, कि ये किंगफिशर एयरलाइंस का मेन प्रॉब्लम हो गया कि कॉस्ट मेंटेन नहीं कर पाया। मतलब जिस तरह का फैसिलिटीज ये अपने एयरलाइंस के अंदर दे रहा था, जिस तरह का फैसिलिटीज ये अपने पब्लिक को प्रोवाइड कर रहा था, और उसका जो कॉस्टिंग हो रहा था,
वो एक्चुअली मेंटेनेबल नहीं था, मतलब जरूरत से ज्यादा फैसिलिटीज हो रहा था, जितना फैसिलिटीज उस कॉस्ट में मेंटेन करना पॉसिबल नहीं था। मतलब वही जो मूवी का नाम बताया ना, आमदनी 98 और खर्चा रुपया। इट्स लाइक कि अगर एक टिकट का कॉस्ट 5,000 का है तो वो बेनिफिट दे रहा है 7,000 का, इट्स लाइक दैट। ठीक है, ऊपर से ये जो एयरलाइंस बिजनेस का सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना सर, एयरलाइंस बिजनेस का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है इसका फ्यूल कॉस्ट। इसको वाइट फ्यूल कहते हैं, एटीएफ कहते हैं सर, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। इसका ना काफी कॉस्टली होता है ये। ठीक है, और इसको मैनेज करना सिर्फ किंगफिशर का ही नहीं बात है, बहुत सारे कंपनीज हैं जो प्रॉब्लम में जाता है सर। ठीक है, और ये देखिए सर आप, 2 March 2016, after nearly 4 years of the bankruptcy of Kingfisher Airlines, the consortium of 13 Indian banks led by State Bank of India moved to the Debt Recovery Tribunal to recover its dues, which includes 9,000 crore owed by its promoter Vijay Mallya. Oh, sorry, not 30,000 crore, it's a 9,000 crore जो विजय माल्या ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया था। And Malia had left India for the UK despite court proceedings by Indian banks. कोर्ट में केस चल रहा है फिर भी भाग गया। 2 years later, British court ordered extradition of Malia after prolonged legal battle. Now Malia could be brought back to India if his appeal against the court order is not turned down. अब ये बेसिकली ये कभी भी इसको इंडिया में लाया जा सकता है सर। ठीक है, तो इट्स लाइक कि बहुत बड़ा कॉस्ट का इशू है सर। ठीक है, आप चाहो तो इसका डिटेल्स केस स्टडीज करो, ऐसे बहुत केस स्टडीज हो सकता है। मैंने बस एक एग्जांपल दिया आपको, मैंने बस एक एग्जांपल दिया कि कॉस्ट कितना इंपॉर्टेंट चीज है, कि अगर मैनेज नहीं कर पाया जाए तो बिजनेस में कितना बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, बड़ा से बड़ा बिजनेस फेलियर हो जाता है सर। बस इस बात को समझाने के लिए मैंने आपको इतना बड़ा केस बता दिया। ठीक है, किंगफिशर में क्लासेस जो मतलब कहा जाता है सर, मैंने कभी किंगफिशर में नहीं चढ़ा, बट ऐसा कहा जाता है कि किंगफिशर का जो इकोनॉमी क्लास का फैसिलिटी होता था, ये देखो यही मैं बोलने जा रहा था, इकोनॉमी क्लास मील ऑन बोर्ड है किंगफिशर एयरलाइंस डोमेस्टिक फ्लाइट। किंगफिशर्स में इकोनॉमी क्लास में, मतलब प्लेन में 2 क्लास होता है, आप आई होप आप सबको पता है ये सब बातें। ठीक है, कि एक एरोप्लेन के अंदर 2 तरह का क्लासेस होता है ना सर, इकोनॉमी क्लास और, हाँ सर, इकोनॉमी क्लास और क्या क्लास होता है, बिजनेस क्लास ना रे। और क्या आवाज आ रहा है क्या मेरा? हेलो, कनेक्टेड है आप लोग? किसी का आवाज नहीं आ रहा है। इकोनॉमी क्लास एंड बिजनेस क्लास, ये इकोनॉमी क्लास में वो बेनिफिट देता था जो बाकी लोग बिजनेस क्लास में देता था। आप समझ रहे हो ना कि कॉस्टिंग का क्या प्रॉब्लम है। अब ये खाना देख के आप मतलब लालच लप लपा मत करो, ठीक है, छोड़ दो सर। ठीक है तो इवन डोमेस्टिक किंगफिशर क्लास का जो सीट का कैपेसिटी होता था जो बाकियों से काफी बड़ा होता था, तो इट्स लाइक मतलब इवन हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज भी ऑफर करता था टीवी प्रोग्राम। ठीक है, 16 लाइव टीवी चैनल्स किंगफिशर फ्लाइट के अंदर मिलता था। मतलब ये कुछ गजब एक्सपीरियंस देने का कोशिश किया था इन्होंने। बट सर प्रॉब्लम ये है कि बिजनेस में फेलियरिटी, मेन प्रॉब्लम यही है, कॉस्ट को मैनेज नहीं कर पाया। इतना बड़ा बिजनेस होने के बाद भी, इतना बड़ा दिमाग होने के बाद भी फेलियर हुआ। ओवर कॉन्फिडेंस क्या किसको बोलते हैं समझते हो ना? ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ऐसे लेके डूबता है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस समझते हो ना? जितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए उतना रखे हो, ठीक है। जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस क्या करता है सर? जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस ऐसा हालत हवा टाइट कर देता है। ठीक है, जितना कॉन्फिडेंस हो ठीक है ना, जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस क्या करेगा आपका? हवा टाइट कर देगा, और क्या। ठीक है, तो चलो कॉस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स रेगुलेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम टाइप क्वेश्चंस वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, जो एग्जाम में भी सवाल होता है इसका नॉलेज आप लोगों को गैदर करना चाहिए। ठीक है ना सर? सैनॉन, नयनी, राजन्ना, विदिशा, श्रद्धा, सबको समझ में आ रहा है ना? साहिल, शालिनी, आई एम Yes, आस्किंग एवरीबॉडी सर। ओके सर, yes, sir. ওকে। দীপায়ন, দীপায়ন বোঝা যাচ্ছে? রাজ, ওকে স্যার, ঠিক আছে। তো থিওরি অফ কস্ট, নো কনসেপ্ট ইজ দ্যাট, ঠিক है শুভজিৎ, বুঝতে পারছিস তো? না পারছিস না, মানে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হচ্ছে তো? है सर। ओके सर। अच्छा, यहाँ पर मुझे पेन नहीं मिलेगा, सॉरी। ठीक है, मैं लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन माउस काम नहीं करेगा क्या? एक सेकंड सर।
अच्छा देखो, तो फर्स्ट थिंग इज कॉस्ट एनालिसिस। सर कॉस्ट एनालिसिस है क्या? कॉस्ट एनालिसिस refers to the study of the behavior of the cost in relation to the one or more production criteria. Size, namely size of output, scale of operations, price of factor of production, and the relevant economic variables. It is concerned with financial aspects of production. It is concerned with financial aspects of production. सर क्या मतलब है इस सब बातों का? सर एक बिजनेस में आपको क्या बोला स्टार्टिंग में, चाहे आप एयरलाइंस बिजनेस चलाओ या चाय का बिजनेस चलाओ, फर्क नहीं पड़ता ना, मैटर इज सेम फॉर एवरी बिजनेस। आपका बिजनेस आपका है, नो इश्यू विद दैट, आपका बिजनेस आपका ही रहेगा, लेकिन आपका आउटपुट क्या रहेगा, मतलब आउटपुट इन द सेंस अगर चाय का बिजनेस करते हो तो डेली कितना लोगों को चाय पिलाना है, ठीक है, तो आपका आउटपुट। अगर एरोप्लेन का बिजनेस करोगे, मतलब एरोप्लेन में पैसेंजर कैरी करोगे तो कितना पैसेंजर को आप लेके जा सकते हो, ठीक है, स्केल ऑफ ऑपरेशंस, कहाँ से कहाँ तक आपका बिजनेस जाएगा, ठीक है, या फिर चाय का बिजनेस करोगे तो कितने लोगों को चाय दोगे, या फिर कहाँ कहाँ आपका बिजनेस का ब्रांच हो सकता है। प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है सर, प्लीज टेल मी, प्रोडक्शन पढ़ के जो लोग आए हो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है बोलो। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। थैंक यू सर। आपको बिजनेस करना है तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ऑलवेज मैनेज करना है ना। आपको लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये चार चीज आपको मैनेज करना है। अब लैंड के बदले आपको रेंट देना है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट भरना है, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट देना है ना, और लेबर के बदले वेजेस देना है। ये सारा चीज आपका प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट है। मतलब आप जो भी कॉस्ट चार्ज करते हो ना अपने कस्टमर से, कस्टमर से हम प्रॉफिट के साथ कॉस्ट, कस्टमर से क्या चार्ज किया जाता है सर? सर कस्टमर से प्रॉफिट प्लस कॉस्ट, मतलब प्रॉफिट प्लस कॉस्ट दोनों मिला के चार्ज किया जाता है। जब कोई बिजनेस अपने ही कस्टमर से जो प्रोडक्ट, मतलब जो भी उसका जो भी सर्विस चार्ज हो, जो भी प्रोडक्ट का चार्ज हो, ठीक है, क्या चार्ज करता है बोलो तो? सर कुछ नहीं, वो सिर्फ अपना कॉस्टिंग उठा लेता है और साथ में अपना एक वैल्यू एडिशन करके प्रॉफिट उठा लेता है। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल प्राइस बेसिकली, ठीक है। तो कॉस्ट में क्या क्या होता है, कॉमन सेंस लगाओ, बिजनेस करने का थोड़ा सेंस लगाओ सर, समझ जाओगे। एक सेकंड सर, एक मिनट रुक जाओ, पेन को यूज करने के लिए मुझे कुछ यूज करना है। यस सर, स्क्रीन दिख रहा है ना? ठीक। तो जो बात मैं कर रहा था आपसे कि मैं बस आपको इतना पूछा कि अगर प्रोडक्ट्स, कोई भी प्रोडक्ट का जो प्राइस डिसाइड होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, सेल प्राइस। सेल प्राइस में होता क्या है एक्चुअली? सेल प्राइस में आपका जो प्रोडक्ट कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्टिंग। अब ये कॉस्टिंग में क्या आता है बेसिकली? कॉस्टिंग में बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, मतलब इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में इसको फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है ना सर? इकोनॉमिक्स में जिसको फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है, नॉर्मल बिजनेस में उसको जस्ट कॉस्टिंग कहा जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स इसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं बिकॉज वो लार्ज अमाउंट में बात करता है ना, वो एक ओवरऑल अमाउंट में बात करता है। इकोनॉमिक्स थोड़ा सा बड़ा पैरामीटर में बात करता है, कॉमन लैंग्वेज में बात करता है, जो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाता है। बात को समझे सर? तो कॉस्टिंग में क्या क्या आता है सर? जैसे मैं आपको बोला ना कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बिल्डअप करोगे तो आप लैंड यूज करोगे, है ना, या सर्विस दोगे तो भी लैंड यूज करोगे। तो लैंड लोगे तो उसके बदले रेंट दोगे,
है ना, जो आप लोगों ने बताया मुझे अभी। लेबर यूज करोगे तो लेबर के बदले आप वेजेस पेमेंट करोगे, है ना। लैंड लेबर कैपिटल, मतलब आप कहीं से लोन लोगे या फिर किसी शेयर होल्डर से पैसा लोगे, तो कैपिटल जो आपको देगा बदले में इंटरेस्ट और डिविडेंड लेगा, है ना, इंटरेस्ट और डिविडेंड लेगा। लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब बात मैंने प्रोडक्शन में काफी डिस्कस किया, ठीक है। और जो एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब जो रिस्क उठा के बिजनेस कर रहा है सर, जो रिस्क उठा के बिजनेस कर रहा है वो एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट लेगा, है ना। तो ये सारा चीज आपका क्या है, जैसे लैंड लेबर कैपिटल तो आपका कॉस्ट है बेसिकली, है ना। लैंड लेबर कैपिटल के बदले आपको जो पेमेंट करना पड़ता है दैट इज योर कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट के साथ एंटरप्रेन्योर जब अपना प्रॉफिट लगाता है तो वो बन जाता है आपका सेल प्राइस। तो कॉस्ट प्लस वैल्यू एडिशन मतलब प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये बनता है आपका सेल का एरिया। एक बिजनेस को यही देखना पड़ता है सर, तभी जाके वो अपना प्रोडक्ट का दाम रेडी करता है। क्या सर ये बात समझ में आ रहा है? प्लीज इतना मुझे बताइए कि कॉस्टिंग अगर बेसिक सेंस है, जो बिजनेस करता है ना वो लोग ये सब मैटर को लेके ना रेगुलर बेसिस में डिस्कस करता है, अपने मतलब अपने खुद के साथ ही डिस्कस कर लेता है। जो रेगुलर बिजनेस मैन है उनके लिए ये बड़ा ही सिंपल सा बात है कि उनको ये सब चीज देखना पड़ेगा सर। जो बिजनेस मैन है उनको ये सब चीज देखना पड़ता है और वो देखता भी है, ठीक है। ओके, अच्छा अच्छा, नेक्स्ट। तो बेसिकली बात क्या था फिर, क्या क्या सब दिखा रहा है सर, एक सेकंड रुको। कैंसिल, अच्छा स्क्रीन शेयर है कि नहीं है आप लोगों के साथ? हाँ सर। ओके सर। इट इज कंसर्न विद फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। तो बेसिकली जो भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब आपको मैं समझाया ना बेसिक लेवल में, वही है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सर कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अंदर होता क्या क्या है। जैसे एक कॉस्ट है सर अकाउंटिंग कॉस्ट, एक कॉस्ट का नाम होता है इकोनॉमिक कॉस्ट। सर ये अकाउंटिंग कॉस्ट क्या है और इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, ध्यान से सुनना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। Sir, accounting costs relate to those costs only which involve cash payments by the entrepreneur of the firm. जो बिजनेस को चला रहा है, जो बिजनेस को चलाते हैं, accounting costs relate to those costs only which involve cash payments by the entrepreneur of the firm. Accounting costs are also called explicit cost of factors owned by the entrepreneur himself and employed in his own business are called implicit cost. Implicit cost also known as non-accounting cost. सर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू से समझाओ और चलो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेंट ऑफ सेल्फ ओन्ड बिल्डिंग, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके अंदर। रेंट ऑफ सेल्फ ओन्ड बिल्डिंग, अगर आप अपने ही घर पे बिजनेस करते हो, आपको कहीं पर रेंट लेने का जरूरत नहीं पड़ा। सर बात को समझे, अगर आप अपने ही घर पे बिजनेस करते हो, आपको कहीं पर भी रेंट लेने का जरूरत नहीं पड़ा, तो लैंड का जो रेंट हम लोग यहाँ पर काउंट कर रहे थे, इसका क्या होगा? क्या ये प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर काउंट नहीं करोगे? हेलो सर, मानो आप जिस लाइन पे बिजनेस करते हो, आपका कॉम्पिटिटर भी सेम बिजनेस करता है। से फॉर एग्जांपल आप भी एक चाय का दुकान खोलना चाहते हो, आपका फ्रेंड भी एक चाय का दुकान खोलना चाहता है, लेकिन आपके पास घर है, आपके फ्रेंड के पास घर नहीं है, तो कैसे दुकान बनाओगे सर? हाँ सर, आपके पास घर है, हाँ, रेंट पे लेंगे। जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास घर नहीं है उसको क्या करना पड़ेगा? जिसके पास घर नहीं है उसको रेंट पे लेना पड़ेगा, है ना। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि जो चाय वाला फ्रेंड आपका है, वो अपने चाय के दाम के अंदर ये रेंट का जो फ्रैक्शन अमाउंट है, मतलब पूरा महीने का जो रेंट वो भरता है, उसका दाम वो चाय के दाम के अंदर ऐड करेगा, यस और नो? यस यस ना, है ना। बड़ा सिंपल सा बात है कि सर। भाई मैं चाय का बिजनेस करूंगा और मेरा जो रेंट का खर्चा है, वो रेंट का खर्चा मुझे कैसे नहीं कैसे करके कस्टमर से ही तो रेज करना है, और कहाँ से करेंगे? कस्टमर ही है जो मेरे को अपना चाय का दाम, चाय के दाम के अंदर ही मेरा रेंट पे करने का जो पावर है वो मुझे देगा, और कोई उपाय नहीं है सर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट, लेकिन आपका देखो सर, अब ये आपका दोस्त का बात है, जैसे मानो ये आपका फ्रेंड है, ये जिसके मैं इमेज दिखा रहा हूँ, जस्ट से फॉर एग्जांपल ये आपका फ्रेंड है, ठीक है। अब आपका फ्रेंड, मुझे नहीं पता ये कोई पाकिस्तानी चाय वाला है, चलो ऐसे पाकिस्तान हमारा सबसे अच्छा दोस्त है,
आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ठीक है, पाकिस्तान हमारा सबसे अच्छा दोस्त है ना सर, हो जाना चाहिए। पाकिस्तान के साथ दुश्मनी जितना बढ़ेगा किसी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, जितना जल्दी दुश्मनी खत्म हो जाए उतना अच्छा। चलो भाई, पाकिस्तानी दोस्त भाई, इसने ये दुकान रेंट में इंडियन दोस्त बना देते हैं सर, छोड़ो। ठीक है, तो ये दुकान का इसका रेंटेड है। ठीक है, तो रेंटेड है तो फिर वो चाय के दाम के अंदर रेंट लगा, मतलब रेंट का पैसा उठा लेगा। लेकिन सर आपका तो खुद का घर है, आपका किसी भी बड़े शहरों में खुद का घर है। ठीक है, जैसे मानो ये पाकिस्तानी है तो फिर कहाँ का हो सकता है? कराची का हो सकता है, लाहौर का हो सकता है, रावलपिंडी का हो सकता है। ठीक है, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो बड़े शहर में इसका रेंट देना पड़ेगा। हमें यहाँ पर कोलकाता में किसी का घर है या मुंबई में है तो उसको वहां पर अगर घर अपना है तो यूज कर सकते हो ना। तो आप मुझे बताओ कि अगर आपका खुद का घर है तो क्या आप चाय के दाम के अंदर उस घर का रेंट का दाम ऐड नहीं करोगे? क्या करोगे आप? क्या करना चाहिए आपको? टेल मी सर। आपका रेंट देना नहीं पड़ता है तो क्या करोगे आप? चाय के दाम के अंदर रेंट ऐड नहीं करोगे? করবো না স্যার। सर यहीं पर खेल है सर, करना भी चाहिए ना भी करना चाहिए। मतलब अगर आप बिल्कुल नहीं करोगे ना तो आपका चाय का कॉस्ट कम पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर तो फिर सब कोई मेरे पास ही चाय पीने आएगा। लेकिन सर यहाँ पर एक स्पेशल मैटर है, आपका जो फ्रेंड है ना जिसने रेंट लेके बिजनेस कर रहा है, इसके चाय पे ना कुछ स्पेशलिटी है। ठीक है, तो सब कोई ना इसके पास जाता है और इसका चाय का ना एक एक वैल्यूएशन है। ठीक है, तो इस वैल्यू देने के लिए लोग जाता है। अब कोई बोलेगा कि सर मैं भी वैल्यू देता हूँ लेकिन कम दाम पे देता हूँ। ठीक है, तो सर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलेगा, लेकिन आपको भी ना इसका कॉस्टिंग ऐड करना चाहिए। हाँ, थोड़ा कम कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आप बिल्कुल नहीं करेंगे ना, अगर आप बिल्कुल नहीं करेंगे तो मार्केट में कंपटीशन में प्रॉब्लम बढ़ेगा सर। तो ये बिजनेस में एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग स्किल्स है कि जिसका खर्चा एक्चुअल में नहीं होता है क्या वो खर्चा ऐड करना चाहिए। सर ये एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जरूर मिलता है एक बिजनेसमैन को, लेकिन यहाँ पर देखना पड़ता है कि वो कितना ऐड करे। ठीक है, तो बात यही है सर कि रेंट ऑफ सेल्फ ओन्ड बिल्डिंग, इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड कैपिटल। मानो कि आप खुद के पैसे से बिजनेस को बनाया, अगर लोन लेके करते तो इंटरेस्ट देना पड़ता, तो क्या आप अपने प्रोडक्ट के दाम के अंदर इंटरेस्ट का कॉस्ट ऐड करोगे? अगर आपका सेल्फ ओन्ड कैपिटल है, मानो कि आपके पापा के पास है तो आपने लगा दिया, आपको बाहर से बैंक से लोन नहीं लेना पड़ा। बात को समझे सर, पापा के पास था पैसा, पापा ने दिया आपको, क्या पापा को इंटरेस्ट भरोगे क्या? हेलो, क्या पापा को इंटरेस्ट भरोगे क्या? इंटरेस्ट तो छोड़ो, प्रिंसिपली कौन पे करता है पापा को? हेलो सर, बात समझ में आ रहा है? लेकिन मैं थोड़ा सा अच्छा बन जाता हूँ सर, पापा को इंटरेस्ट तो देंगे नहीं लेकिन एटलीस्ट प्रिंसिपल पेमेंट करेंगे पापा को। ठीक है, तो कहने का मतलब है इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड कैपिटल, जो कैपिटल मेरा खुद का है, मैंने बिजनेस पे लगाया, मुझे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा, तो क्या ये इंटरेस्ट का चार्जेस मुझे प्रोडक्ट के कॉस्टिंग पे लगाना चाहिए? सर लगाना चाहिए। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत आप डिस्काउंट देके मार्केट का मजा ले सकते हो, बट जरूर लगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो प्रोडक्ट का कॉस्टिंग में अंदर सारा रेंट का खर्चा, इंटरेस्ट का खर्चा लगाएगा। अच्छा, और एक बात, अगर आप खुद मेहनत करते हो, वेजेस ऑफ सेल्फ ओन्ड एंटरप्रेन्योर, बात को ध्यान से समझना सर। चाय के दुकान में आप किसी और से चाय नहीं बनवाते, आप खुद मेहनत करते हो। जो मेन सेफ है ना आपके बिजनेस का, वो आप खुद हो। बाहर से सेफ लाते तो उनका एक मंथली खर्चा होता, मतलब सैलरी देना पड़ता, लेकिन यहाँ पर आप खुद सेफ बन जाते हो। और चाय के साथ जो भी आप नाश्ता पकौड़ा बनाते हो ना, वो खुद बनाते हो और सबको साफ करते हो। बात समझे सर? तो क्या आप अपने आप को जो प्रॉफिट देते हो, ठीक है, वेजेस ऑफ सेल्फ ओन्ड एंटरप्रेन्योर, मतलब आप खुद को जितना वेजेस देते हो, क्या वो वेजेस का खर्चा आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस के अंदर ऐड नहीं करोगे? सर बात को समझे, आप आपके पास ये सब सुविधाएं हैं, आप खुद काम कर सकते हो, अपने बिजनेस पे एंटरप्रेन्योर हो और सेल्फ ओन्ड एंटरप्रेन्योरशिप यूज करते हो। आप अपना कैपिटल खुद यूज कर रहे हो, आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, आपका खुद का बिल्डिंग है, आपको रेंट नहीं देना पड़ता, लेकिन आपके फ्रेंड को सारा चीज देना पड़ता है, बाहर से सेफ लाना पड़ता है, रेंट पे घर लेना पड़ता है, और
इवन अपना एंटरप्रेन्योरशिप खुद से नहीं दे पाता, किसी और को बाहर का शेफ को लाना पड़ता है, तब जाके उसका होटल या रेस्टोरेंट चल पाता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट उसका चाय का दाम और आपके चाय के दाम में क्या फर्क होना चाहिए? सर आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? हेलो, प्लीज टेल मी सर, क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? है सर। ठीक है, तो है ये सर। ये बिजनेस के अंदर ना एक बहुत ही बड़ा डिसीजन मेकिंग एरिया है। कोई बोलेगा भाई मेरा तो खर्चा नहीं लगता है तो फिर मैं इसको ऐड ना करूं। अब ये अपना अपना बिजनेस स्किल्स है और अपना अपना बिजनेस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, लेकिन ये सब आपको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है। आप बोलोगे नहीं मुझे ध्यान नहीं रखना है, तो आप सर बिजनेस का हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, बिजनेस का हालत खराब हो जाएगा, लॉन्ग रन में टिक नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपका दोस्त को शुरू में दिक्कत होगा, फिर एक बार बिजनेस चल जाए तो वो भी उसका भी ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज दैट सर यहाँ पर तो फिर अकाउंटिंग कॉस्ट मतलब नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट क्या हो गया? सर नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट मतलब जिसको इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कहा जाता है, मतलब जो एक्चुअल में है पर है नहीं। इम्प्लिसिट मतलब जो है पर है नहीं। ठीक है, जिसको नॉन अकाउंटिंग भी कहा जाता है, मतलब जो एक्चुअली खुद से ऑटोमेटिकली इनबिल्ड है। जैसे ये सब कॉस्ट, रेंट ऑफ सेल्फ ओन्ड बिल्डिंग, इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड कैपिटल, वेजेस ऑफ सेल्फ ओन्ड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, आप खुद काम करते हो अपने ही बिजनेस पे, तो आप खुद को वेजेस देते हो, लेकिन आप वो ना देके मैनेज कर लेते हो, क्योंकि अपना ही बिजनेस है तो क्या खुद को पैसा दे इतना ज्यादा, जितना जरूरत होता है ले लेते हैं, लेकिन क्या इसको कॉस्टिंग में ऐड करना चाहिए? तो दीज आर कॉल्ड नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट। और जो आप पेमेंट करते हो वो तो अकाउंटिंग कॉस्ट है ही। आप जहां जहां अपना कैश पेमेंट करके खर्चा करते हो, कैश हो बैंक हो जो भी हो, वो आपका अकाउंटिंग कॉस्ट तो है ही। जिसका हिसाब होता है आपका, दैट इज अकाउंटिंग। जिसका हिसाब नहीं होता है वो इम्प्लीसिट या नॉन अकाउंटिंग। ओके सर, लेकिन जो हिसाब होता है और जो हिसाब नहीं होता है, दोनों चीज को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि कंसिडरेशन हटा दुर्घटना घटा। मैं आपको अभी दिखाया ना, बड़े से बड़े बिजनेस फेलियर हो जाता है सर, मेंटेन नहीं कर पाता। छोटा मतलब हर किसी को समझना पड़ता है। तो फिर इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है? अब बात को समझे। इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड बोथ अकाउंटिंग एंड इम्प्लिसिट, मतलब अकाउंटिंग एज वेल एज नॉन अकाउंटिंग। तो फिर इकोनॉमिक कॉस्ट का क्या कैलकुलेशन है सर? सर इकोनॉमिक कॉस्ट इक्वल्स टू अकाउंटिंग कॉस्ट, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट मीन्स जो आप खुद से पेमेंट करते हो, कैश पेमेंट बाय द एंटरप्रेन्योर। एंड नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट मीन्स इम्प्लिसिट, like rent of self owned building, interest of self owned capital, wages of self owned entrepreneur। ये हो गया इकोनॉमिक कॉस्ट। नाउ क्वेश्चन इज सर इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है? सर इकोनॉमिक प्रॉफिट मतलब टोटल रेवेन्यू जितना आप अर्न करोगे, वहां से आप इकोनॉमिक कॉस्ट को माइनस करोगे तो आपको इकोनॉमिक प्रॉफिट आएगा। जितना रेवेन्यू पाओगे, जितना रेवेन्यू मतलब सेल करके जितना रेवेन्यू आएगा, वहां से इकोनॉमिक कॉस्ट को हटाओ, एक्सप्लिसिट एज वेल एज इम्प्लिसिट, मतलब इकोनॉमिक कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट इक्वल्स टू इकोनॉमिक प्रॉफिट। सर बड़ा सिंपल है ना, इसमें क्या लॉजिक क्या लगाऊंगा? ये बड़ा सिंपल है ना, इसमें कोई लॉजिक लगाने का जरूरत नहीं है, इजीली समझ में आ रहा है। एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है सर? ये सब सवाल करता है, एग्जाम सवाल भी है ये सब। अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है? सर अकाउंटिंग प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस ओनली एक्सप्लिसिट। ध्यान से समझना, मतलब जो बंदा, जैसे मानो आपका मतलब आप और आपके फ्रेंड में क्या फर्क था बोलो तो? ये आपका फ्रेंड है, इसका रेंटेड है, ये रेंट देता है, ये बाहर से वेजेस मतलब सेफ भाड़ा करके दुकान को चलाया, जैसे मानो कि ये सेफ को कहीं से हायर किया है। ठीक है, और बात ये ऐसा भी है कि इसका खुद का कैपिटल भी हाई है, तो सेल्फ ओन्ड कैपिटल है। तो आपका मतलब आपका फ्रेंड जो है उसको सारा चीज बाहर से लाना पड़ता है, मतलब रेंट भी देना पड़ता है, सेल्फ ओन्ड कैपिटल भी है उसके पास। ठीक है, मतलब आप बात को समझे, आपके पास क्या क्या था? आप कौन हो? आपके पास रेंट ऑफ सेल्फ ओन्ड बिल्डिंग है, मतलब आप खुद का बिल्डिंग पे बिजनेस करते हो तो आपको रेंट देना नहीं पड़ता। आपके पापा के पास पैसा है तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। आप खुद अपना एंटरप्रेन्योरशिप लगा देते हो तो आपको वेजेस जो है देना नहीं पड़ता।
लेकिन आपके फ्रेंड को ये सारा खर्चा करना पड़ता है। तो आपका फ्रेंड को क्या करना पड़ेगा, उसको इकोनॉमिक कॉस्ट माइनस करेगा, तभी जाके वो इकोनॉमिक प्रॉफिट देख पाएगा। लेकिन अकाउंटिंग प्रॉफिट का केस क्या है, रेवेन्यू से सिर्फ और सिर्फ जितना खर्चा वो एक्चुअल में कर रहा है, कैश पेमेंट जो कर रहा है, वो सिर्फ उसी को माइनस करेगा, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मतलब ये आप करोगे तो आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये देखना है कि आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट में रहना है कि इकोनॉमिक प्रॉफिट में रहना है। लेकिन सर बिजनेस ना मैक्सिमम केस में खुद का घर है, खुद का जगह है, खुद के पापा का पैसा है, ऐसा सिनेरियो बहुत कम है। और एक सीक्रेट बताऊं आपको, एक सीक्रेट बताऊं आपको, जिसके पापा के पास बहुत है ना, उनका बच्चा लोग बिजनेस अच्छा नहीं कर पाता है। उल्टा जिसके पापा के पास नहीं है ना, वही बिजनेस कर पाता है। सर क्या बात करते हो सर, आप लिख के रख लो सर। तो फिर अंबानी के पास इतना पैसा है तो उसका बच्चा लोग नहीं कर पाता। सर वो रियलिटी से बिजनेस करता है, उसके पापा के पास है, लेकिन उसके पापा उसको ना भर भर के नहीं देता, रियल लाइफ चैलेंज फेस करने के लिए मौका देता है, तब जाके वो लोग अच्छा बिजनेसमैन बन पाएगा। अब अंबानी के बच्चा लोग कैसा है वो देखने का टाइम अभी नहीं आया। जब मुकेश अंबानी नहीं रहेगा तब पता चलेगा कि मुकेश अंबानी का बेटा लोग कैसा बिजनेस संभालता है। जैसे धीरूभाई अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी चला गया तो मुकेश अंबानी उसको बढ़ा सका। क्यों बढ़ा पाए जानते हो, क्यों बिजनेस को डेवलप कर पाया? क्योंकि वो रियलिटी के साथ बिजनेस किया, पापा के पैसे के ऊपर बेस करके नहीं। धीरूभाई अंबानी जहां छोड़ा था उसके ऊपर उसने मल्टीप्लाई किया। तो ऐसा नहीं कि पापा के पैसे पे मौज किया। ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज में क्या होता है कि पापा का थोड़ा पैसा क्या हो जाता है, बच्चा लोग मौज करना चालू कर देता है। 2 दिन क्यों नहीं जाता, क्या करता है बच्चा लोग, मैं देखता रहता हूँ सारा दिन, एक रॉयल एनफील्ड खरीद लिया। ठीक है, रॉयल एनफील्ड खरीदने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रॉयल एनफील्ड क्या, आप डुकेटी बुकेटी क्या क्या सब होता है, हायाबुसा, सब कुछ खरीद के अपने घर पे लगा दो, नो इश्यू विद दैट। बट प्रॉब्लम इज दैट कि आप बाइक खरीद के सारा दिन घूमते रहते हो, कभी गर्लफ्रेंड के साथ, कभी दोस्तों के साथ। ठीक है, मतलब बेसिकली आप दिखावा करता हो। नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में अगर थोड़ा पैसा कोई बना लेता है ना, वो उस पैसे से अपने आप को ना होनू समझने लगता है। और फिर पापा ने जो किया, बेटा ठीक उसका ऑपोजिट करता है। पापा ने जो नाम कमाया था बिजनेस में, बेटा ठीक उसका ऑपोजिट लेवल में बिजनेस को लाके खड़ा कर देता है। 2 दिन नहीं जाता घर पे एक बड़ा सा गाड़ी लाके खड़ा कर देता है। अरे भाई मेहनत कर, थोड़ा तू भी स्ट्रगल में देख, तो पता चलेगा बिजनेस कैसे होता है। नहीं, सिर्फ मौज करने पे सब पैसा खर्चा कर देता है। मुश्किल क्या है ना, शॉर्ट रन में देखने में अच्छा लगता है, 1 साल 2 साल 3 साल में एक रॉयल एनफील्ड, एक बड़ा सा गाड़ी घर के सामने, इट्स लुक गुड। पापा के लिए सही है, मतलब जो जो रिच पापा बना है उनके लिए सही है, बट उसके बेटे के लिए ये सही नहीं है। सर क्या बात करते हो, पापा का चीज तो बेटा का ही है। सर मेरा बात के अंदर ना एक थीन लाइन है, अब उस लाइन को पढ़ पाओगे तो समझ जाओगे। मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ ना, इस बात के अंदर ना एक थीन लाइन है, वो थीन लाइन को पकड़ना जरूरी है। सर पापा के पैसे से बेटे को मौज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लिमिटेशन रख के करना चाहिए। सर क्यों? क्योंकि अगर वो लिमिट क्रॉस करता है ना, तो कभी पापा के जैसा नहीं बन पाएगा। अब कोई बोलेगा सर पापा जैसा बनने का क्या दरकार है, हम अपने जैसे बनेंगे। सर बात समझे, यहाँ पर पापा जैसा मतलब पापा जैसा नहीं बनना है। पापा का सक्सेस जैसा हुआ है ना, वैसा सक्सेस अगर बेटा को रखना है तो पापा जैसा स्ट्रगल करने का बात कर रहा हूं मैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर बच्चा स्ट्रगल नहीं करेगा ना, आपको लगता है कि वो पैसा रख पाएगा? नहीं रख पाएगा सर, क्योंकि पैसा स्ट्रगल से बनता है। स्ट्रगल मतलब क्या, दिन रात मेहनत? अरे बाबा मेहनत नहीं, मेहनत के साथ साथ सही सोच, सही नॉलेज का इस्तेमाल, स्मार्ट वर्क। सिर्फ खर्चा करने से थोड़ी फिर से पैसा आएगा, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट को जान के आपको क्या फायदा है। ठीक है, कि अगर आपको कुछ स्पेशल बेनिफिट मिलता है तो उसका यूज करना चाहिए, बट ज्यादातर केस में आप लिख के रख लो कि जिसके घर पे कुछ नहीं होता वही बच्चा लोग कुछ करके दिखाता है। क्योंकि जानते हो इकोनॉमिक्स का एक बेसिक नॉलेज क्या है, इकोनॉमिक्स स्कार्सिटी से बनता है। जो गरीब है वही अमीर बनता है। कुछ लोग हमारी सोसाइटी में बात करता है, आप लोग आपके घर के आसपास में, मेरे घर के आसपास में, किसी के भी घर के आस पड़ोस में देखो कि एक टाइम था उनके पास कुछ नहीं था। ऐसा बात करता है कि भाई कुछ दिन पहले तक तो कुछ नहीं था, आप कैसे इतना पैसा बना लिया? उसने इसीलिए पैसा बना लिया क्योंकि उसके पास नीड था, उसके पास डिजायर था, उसके पास डिमांड था।
तभी उसने सप्लाई को मैनेज कर पाया। अब बात तो यहीं पर है सर कि एज ए बिजनेसमैन, एज ए एक गरीब बंदा ही बड़ा बनता है, ठीक है। इसीलिए बिल गेट्स का एक बात याद रखना सर, बड़ा फेमस बात है, कहता है कि इफ यू बॉर्न पोर दिस इज नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पोर दैट इज योर मिस्टेक, ठीक है। मतलब गरीब घर में जन्म लेना कोई बदकिस्मती नहीं है, उल्टा ये खुशकिस्मती है। ये सर मजाक नहीं कर रहे। अगर आप किसी भी रिच इंसान का कहानी सुनोगे ना, वो कोई भी ना मतलब रिच फैमिली में जन्म नहीं लिया था, जो कोई भी अपने बिजनेस को एक बड़ा लेवल में डेवलप किया, छोटा से लेवल से, वो हर कोई गरीब फैमिली से जन्म लिया और फिर बड़ा बनाया। सो इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इफ यू बॉर्न पोर दैट इज नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पोर दैट इज योर मिस्टेक। सो ये थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया, चलो बाहर आ जाते हैं फिलोसॉफिकल से। नाउ टोटल रेवेन्यू क्या है? टोटल रेवेन्यू से अगर आप अकाउंटिंग कॉस्ट को माइनस करते हो, मतलब आपका जो एक्चुअल खर्चा है, तो आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट मिलेगा। अकाउंटिंग प्रॉफिट से अगर आप नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट को माइनस करते हो तो आपको इकोनॉमिक प्रॉफिट मिलेगा। अकाउंटिंग प्रॉफिट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इकोनॉमिक प्रॉफिट। यस सर, अकाउंटिंग प्रॉफिट हमेशा इकोनॉमिक प्रॉफिट से बड़ा होता है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट नहीं होता है ना, मतलब जो खर्चा एक्चुअल में हो नहीं रहा है बट उसको काउंट करना चाहिए। सो अकाउंटिंग प्रॉफिट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इकोनॉमिक प्रॉफिट, बिकॉज अकाउंटिंग प्रॉफिट में नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट नहीं है। अब नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट क्या है? सर खुद का घर है, बिजनेस कर रहे, रेंट नहीं देना पड़ता। एक स्पेशल क्या ना, अगर रेंट देना पड़ता ना, बंदा ऑटोमेटिक बिजनेस करता रेंट देने के चाहत पे। अब रेंट नहीं देना पड़ता है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है बंदे का, ना कोई फोर्स काम नहीं करता, मतलब नहीं करना पड़ेगा, दुकान चलाने का इच्छा भी नहीं करता है लोगों को, मैं देखा हूँ सर। लेकिन अगर आप बोझ लोगे ना, बोझ लेना समझते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दूसरे को रेंट देना ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दूसरे को इंटरेस्ट भरना ना, लोन लेके इंटरेस्ट भरना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैटर है, और एंटरप्रेन्योरशिप करके प्रॉफिट कमाने का भी ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इसलिए ये सब करना चाहिए। सर आप लोगों को कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? हेलो, एनी क्वेश्चन सर इस एरिया से? बोलो सर बोलो, बेसिक बातें हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबको क्लियर है सर? हाँ ना, कुछ तो बताओ। ओके सर, ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, मूव ऑन करते हैं। सर नेक्स्ट इज आउटले कॉस्ट और एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर आउटले का मतलब एक्चुअली खर्चा होता है, ठीक है। आउटले कॉस्ट इन्वॉल्व एक्चुअल आउटले ऑफ फंड्स, मतलब आपका जो फंड्स जो है ना एक्चुअली आपसे बाहर चला जाएगा। ऑन वेजेस, किस पे खर्चा हो जाएगा? वेजेस पे, मटेरियल पे, रॉ मटेरियल पे, रेंट पे, इंटरेस्ट पे, है ना, जिसके बारे में मैं तब से बात कर रहा हूँ। मतलब इट्स लाइक जो आपका एक्चुअल खर्चा होता है, ठीक है। सो आउटले कॉस्ट इन्वॉल्व एक्चुअल आउटले ऑफ फंड्स ऑन वेजेस, मटेरियल, रेंट एंड इंटरेस्ट एटसेट्रा। Opportunity cost of factors refers to its value in its next best alternative use, or it is the cost of foregone opportunity. सर क्या मतलब है इसका? सर ये आउटले कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? मतलब किसी एक को छोड़ोगे तब जाके आप दूसरे को कर पाओगे। इट्स लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे रेडी होता है, मतलब क्या बताता है? फर्स्ट लाइन सुनना, सेकेंड लाइन, opportunity cost of factors refers to its value in its next best alternative use. से फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1000 रुपीज है, ठीक है। इफ यू हैव 1000 रुपीज इन योर हैंड, तो आप अपने 1000 रुपीज को किस तरह से खर्चा करोगे? आपके पास नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? देखो भाई सिंपल बात है, अगर आपके पास 1000 टका है ना, 1000 टका यूज करके भी आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, से फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड यू ओनली हैव 1000 रुपीज इन योर हैंड, हो पाएगा सर 1000 टका में बिजनेस? ज्यादातर लोग तो ना ही बोलोगे ना। क्या 1000 टका में बिजनेस हो सकता है? बोलो ना। एनी आइडिया? एनी आइडिया सर? क्या 1000 टका पे बिजनेस स्टार्ट हो सकता है? जस्ट टेल मी।
सबको लगता है ना? क्या किसी को भी यस लगता है? अरे बोलो सर, बोलो, जो मन में आता है बोलो। मैं किसी को खा नहीं जाऊंगा, बस एक सिंपल सा आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझाना है। आप 1000 से क्या 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 नेक्स्ट बेस्ट काम कर सकते हो? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे यूज कर सकते हो? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या कोई भी सोच सकते हो 1000 में बिजनेस स्टार्ट करने का? एनीवन? अरे कुछ तो बताओ सर। ना, ज्यादातर लोग ना है सर। कितने लोग नो के साथ हो और कितने लोग यस के साथ हो? एनीवन यस? प्लीज रेज योर हैंड्स या फिर बताओ मुझे कि हाँ सर। यस सर। यस सर। चलो सर, ये पॉजिटिविटी सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। सर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप 1000 में क्या कर सकते हो बिजनेस के लिए, एग्जांपल के लिए। अब मेरा एग्जांपल आपको पसंद ना भी आ सकता है, बट एक एग्जांपल के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। सर मान के चलो कि एक वेबसाइट बनाने में कितना खर्चा आ जाता है? सर एक फ्री का वेबसाइट बनाना जानते हो सर? फ्री का भी वेबसाइट होता है, ठीक है? फ्री वेबसाइट कैसे बनाओगे? सर एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मानो रिसेंटली मेरे नेटिव में मैंने एक फ्री वेबसाइट बनाया, घर के यहाँ पर एक फैमिली बिजनेस में था, तो मैंने सोचा कि एक बना देता हूँ। जैसे एक बिजनेस है अग्रवाल फ्लावर मिल एंड कैटल फीड्स, ठीक है? ठीक है, ये मेरे विलेज एरिया में है। तो मैंने क्या किया, इसको ना ऑनलाइन में लिस्टेड नहीं किया, मतलब कहीं पर भी ना भी पेड नहीं किया, ये भी फ्री में चल रहा है, ठीक है? लेकिन आप सोच नहीं सकते कि इस फ्री का लिस्टिंग क्या हेल्प कर सकता है। जस्ट लुक सर, ठीक है? ऐसे ये फैमिली में बहुत पुराना बिजनेस है, बट मैं जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि एक फ्री ऑनलाइन लिस्टिंग और एक वेबसाइट के ऊपर बेस करके इस बिजनेस में क्या दम दिख रहा है। तो ये इसको मैंने गूगल में लिस्ट किया, ठीक है? कुछ रिव्यूज कलेक्ट करवाया और मैंने इसका एक प्रोडक्ट लिस्ट बनाया कि क्या क्या मिलता है। बेसिकली गांव साइड में ना, विलेज एरिया में, स्मॉल टाउन्स में आपका 3 तरह का फूड का बहुत डिमांड होता है, स्पेशली पशु आहार, मतलब एनिमल फीड्स में, लाइक कैटल फीड्स, एक्वा फीड्स, एज वेल एज आपका क्या बोलते हैं उसको, पोल्ट्री फीड। सबसे ज्यादा तो पोल्ट्री फीड्स का डिमांड होता है। तो मैंने एक्चुअली वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स में ये बिजनेस है, तो मैंने उनको बोला एक काम करते हैं कि आप एक काम करो ना, आपका फ्लावर मिल तो है ही, लेकिन फ्लावर मिल का क्या है ना, बड़े बड़े कंपनी आने के बाद ना उतना डिमांड नहीं रहा, तो लेकिन कैटल फीड्स या पोल्ट्री फीड्स का काफी डिमांड है। तो मैंने उनको बोला कि एक काम करते हैं, आपके बिजनेस को ऑनलाइन में लिस्ट करते हैं। तो मैंने कुछ हाई डेफिनेशन इमेज लेके इसमें डाल दिया, और फिर मैंने बोला जो भी चीज़ें गांव साइड में बहुत अच्छा बिजनेस होता है। अब आप उम्मीद नहीं करोगे, आप शायद सुन के आपको मतलब अद्भुत लगेगा कि सिर्फ ये लिस्टिंग देख के 100 किलोमीटर दूर से भी लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं। मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब 60-70 किलोमीटर दूर से गांव साइड में जंगल क्रॉस करके रात को 8 बजे आ रहे हैं ये खरीदने के लिए, वो भी एक मतलब छोटा छोटा ट्रक लेके जा रहे हैं। यानी रिसेंट मैंने ये वाला डेवलपमेंट देखा, छोटा हाथी लेके आ रहा है और भुट्टा लेके जा रहा है मुर्गी के लिए, मतलब जो हेंस वगैरह होता है पोल्ट्री के लिए, ठीक है? केक लेके, ऑयल केक लेके जा रहे हैं, ठीक है? गाय के लिए, मतलब जो काऊ होता है ना उनके लिए, ठीक है? और बड़ा कंपनी भी कुछ अगर खबर मिल जाए और ये थोड़ा बड़ा लेवल में कर पाए, तो बड़ा कंपनी को खबर हो जाए ना, तो बड़ा बड़ा कंपनी भी देगा जिनका दूध का फैक्ट्री वगैरह है ये सब। सो मेरा मानने का मतलब बड़ा सिंपल सा है सर, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। मैंने तो फ्री में लिस्ट करवाया, 1000 भी मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। अब इसमें मैंने एक फ्री वेबसाइट भी बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं बना दिया। अब इसका लॉगिन कर चेंज करने से शायद दिख जाएगा, दूसरे लॉगिन से है सर, ठीक है? तो वो उसमें वेबसाइट के अंदर जाके आपको इस बिजनेस के बारे में डिटेल्स में मिल जाता है। फ्री वेबसाइट है सर, इट्स जस्ट अ फ्री वेबसाइट। अच्छा मिल गया सर, ये देखो, ये फ्री है। ऐसे आप लोग मेरा वेबसाइट तो जानते हो, वो तो फ्री नहीं है सर, वो तो चलता है, उसमें खर्चा आता है, ठीक है? जैसे ये एक पेड वेबसाइट है, जैसे आपको वेबसाइट के बारे में मैं क्या बताऊं, आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हो। ये तो मेरा पेड वेबसाइट है, ठीक है? इसके लिए मैं काफ़ी खर्चा करता हूँ, तब जाके मेरा वेबसाइट चलता है, ठीक है? इट्स अ पेड वेबसाइट, ठीक है? ये पेड वेबसाइट बनाने के लिए कम से कम 3000-4000 का खर्चा करोगे तो एक पेड वेबसाइट आप बना सकते हो, और आपका जो भी प्रोडक्ट है आप उसके थ्रू से आपके बारे में बता सकते हो। लोग ऑटोमेटिकली इसमें ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, एसीओ बोल के होता है, ठीक है? तो एसीओ जैसे मानो कि इसमें भी आप थोड़ा सा कीवर्ड्स डालोगे ना, तो एसीओ बन के लोग ऑटोमेटिकली सर्च करेगा, तो जरूरत का जिसको जरूरत है ना वो कनेक्ट कर लेगा,
जिसको जो जरूरत है वो कनेक्ट कर लेगा, ठीक है। ये देखो मैंने बस इस छोटा सा वेबसाइट बना दिया, मैं बोला कि कम से कम अभी फ्री में देखते हैं, अगर अच्छा मुझे फीडबैक मिलता है, अगर मुझे अच्छा फीडबैक मिलता है तो मैं इसका पेड वर्जन करके थोड़ा एसईओ भी करने का सोच रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है, सब बेसिकली एनिमल, कैटल्स, पोल्ट्री, एक्वा, ये सब के लिए सारा खाना है। क्या क्या मिलता है एक लिस्ट कर दिया, ठीक है। अब जिसको भी जरूरी हो रहा है ना, वो क्या कर रहा है, ऑनलाइन में सर्च करके उनको मिल जा रहा है। कैटल फीड सर्च करते हैं लोकल एरिया में, कम से कम 60-70 किलोमीटर के एरिया में लोगों को मिल जा रहा है, वो उसी के थ्रू से आके लेके जा रहा है। सो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 1000 टका है तो 1000 टका को आप 10,000 बना सकते हो, बट वो सोच होना चाहिए। You can really make your 1,000 rupees, you can multiply your 1,000 rupees 10 times more, but it's depend कि आप उस अपने 1,000 rupees को कहाँ खर्चा करना चाहते हो। आप चाहो तो 1,000 rupees में एक कपड़ा भी खरीद सकते हो, है ना। 1000 टका में तो एक अच्छा जीन्स भी नहीं आते आज के डेट में, लेकिन 1000 टका यूज करके अगर आप थोड़ा सा इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइज कर लेते हो, थोड़ा वेबसाइट को एक .com खरीद लेते हो वेबसाइट का, है ना। जैसे अब ये .com नहीं है ना, इसका देखो, अब ये इसका .com नहीं खरीदा, देखो सर आप, इसका मैंने बस एक गूगल का फ्री साइट यूज किया, अग्रवाल फ्लावर मिल कैटल फीड्स बिजनेस .साइट बोल के, ठीक है। तो मैंने इसका भी .com भी नहीं लिया सर। .com लेने के लिए थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, 800 850 हजार के आसपास का खर्चा है, तो मुझे एक .com मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको .com कर दूं ना, इसका मतलब वैल्यूएशन बढ़ जाएगा और इसका मार्केट में, इसका मतलब ऑनलाइन साइड में मार्केट में इसका जो व्यू रिजल्ट है ना वो डेवलप कर जाएगा। So just imagine what you can do with your 1,000 rupees. So what is the next best alternatives? ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑलवेज देयर सर। आप अपने पैसे को किस तरह से खर्चा करोगे, ठीक है, आउटप्ले कॉस्ट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स refers to its value in its next best alternative use और it is the cost of foregone opportunity। एक अपॉर्चुनिटी को फॉरगोन करोगे तो दूसरा अपॉर्चुनिटी आपके सामने रहेगा। सो हाउ यू कैन यूज दोज थिंग्स इन बिजनेस, दैट इज दी मतलब मेन मोटो ऑफ योर बिजनेस। मतलब मेरा कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि आप अपने बिजनेस के मोटो पे टिक पाते हो कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप किसी एक को छोड़ोगे तो दूसरा आपके सामने रहेगा। 1000 टका में आप अपना थोड़ा सा सैक्रिफाइस करोगे तो 1000 टका में आप 10,000 बना सकते हो। और ऐसा हुआ है सर, ऐसा हुआ है, हो रहा है। आपको बात समझ में आ रहा है? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, मैंने आपको बस दिखाया, ऐसा बहुत एक्सपेरिमेंट्स है। सो जस्ट एन एग्जांपल, अगर आप में से किसी को भी डिजिटल मार्केटिंग में अपने आप को बिल्डअप करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग चाहो तो कर सकते हो। ये सब आज के डेट में ना कॉमर्स के साथ साथ ना बेसिक्स कॉन्सेप्ट है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरा किया ये सब चीज़ें, ये ओरिजिनल है सर, गूगल सर्टिफाइड है सर। गूगल अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग भी कर सकते हो। गूगल डिजिटल गैरेज बोल के एक प्रोग्राम चलता है, अभी फ्री में कर रहा है, लेकिन इसका एक्चुअल वैल्यूएशन 30 से 40,000 का है। मार्केट में कुछ कंपनीज इसी का यूज करके 30-40 हजार में कोर्स बेच रहा है, लेकिन आप लोग फ्री में इसका मजा ले सकते हो सर। सीरियसली आई एम नॉट जोकिंग सर, ठीक है। ये देखो सर, ऑनलाइन कोर्सेज सर्टिफिकेशंस में जाओगे, अब यहाँ जाके फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट कर सकते हो, फ्री में मिल रहा है। अपना साइन इन करना है, कोर्स स्टार्ट करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर 26 मॉड्यूल्स हैं, 40 घंटा का कोर्स है, बिगिनर टाइप का है, फ्री है और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपका हेल्पफुल रहेगा सर। इवन मैं आपको बता रहा हूँ, जॉब में भी हेल्पफुल रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। बेसिक्स डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज भी जॉब में हेल्प करता है। आप समझ नहीं सकते, बड़े से बड़े बिजनेस को आज के दिन में डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज चाहिए, और अगर आपको बेसिक्स भी आता है ना, इट विल ऑलवेज हेल्प यू। मान के चलो सर, शायद फ्री का चीज़ है, आप लोग कदर नहीं कर रहे हो, लेकिन करना सर। टाइम मिलता है ना, थोड़ा अपॉर्चुनिटी टाइम यूज करना। मतलब जिस 1 घंटा 1.5 घंटा फालतू में दोस्तों के साथ गॉसिप कर रहे हो ना, उस गॉसिप के टाइम पे बैठ के 1-1.5 घंटा दे देना हफ्ते में, वीकली, ठीक है, और इसको कंप्लीट करके मेरे को सर्टिफिकेशन दिखाना। करोगे सर? अरे करोगे? गूगल से डायरेक्ट मिलेगा। देखूंगा सर 1-2 हफ्ते के अंदर कौन मुझे सर्टिफिकेट जमा करते हैं गूगल का, ठीक है। आप अपने सीवी को बूस्ट करके रख लो सर। और आपको मैं बता दूं, जॉब भी मिलता है, जॉब भी मिलता है। बहुत लोगों को जॉब करने का इच्छा होता है ना कि पार्ट टाइम जॉब करे, तो इवन फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग करने के बाद आप ऑनलाइन में भी जॉब सर्च करोगे ना तो आपको जॉब भी मिलेगा।
बेसिक लेवल ऑफ जॉब, और उसके साथ थोड़ा सा अगर आप अपना स्किल को और डेवलप करोगे पार्ट टाइम और अच्छा कर सकते हो सर। मजाक नहीं कर रहे, करके देखो पता चलेगा। आज नहीं तो मेरा कितना सारा स्टूडेंट लोग ऑलरेडी ये सब करके मार्केट में ऑलरेडी अपना सीवी को बूस्ट किया ना, और सिलेक्शन में कितना बाकी लोगों से ज्यादा मौका मिल रहा है। सिलेक्शन जब हो रहा है ना इंटरव्यू में, बाकी लोगों से आगे हो रहा है। ये बेनिफिट है ये सब करने का। सो प्लीज डू इट सर, ठीक है, बिकॉज ये एनालिटिक्स एंड डेटा इंसाइट्स है, बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प करेगा, कंटेंट मार्केटिंग में हेल्प करेगा, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग में हेल्प करेगा, ई कॉमर्स में हेल्प करेगा, ईमेल मार्केटिंग में हेल्प करेगा, लोकल मार्केटिंग में हेल्प करेगा, मोबाइल मार्केटिंग में हेल्प करेगा, ACN, ठीक है, सर्च इंजन मैनेजमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया में आपको बिजनेस को डेवलप करने में हेल्प करेगा, वेब ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करेगा। मतलब आप खुद का बिजनेस हो, किसी और का बिजनेस हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, ठीक है। इट्स रियली पॉसिबल सर, यू कैन डू एनीथिंग एंड यू कैन डू एवरीथिंग, बट आपको ना वो इच्छा होना चाहिए, ठीक है। हर चीज पॉसिबल है सर, बस इच्छा होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर कोई एकदम मतलब कोलंबिया हार्वर्ड से पढ़ के आए तब जाके बिजनेस बनाए, नॉट नेसेसरी, ठीक है सर। आप घर बैठे भी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो जो लाखों करोड़ों का वैल्यू हो सकता है। अगर ये डिपेंड करता है आपके सोच के ऊपर। ओके सर, बहुत ज्यादा ज्ञान दे देता हूँ ना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं सर। डायरेक्ट और ट्रेसेबल कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट और नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट, ये किस तरह का कॉस्ट है? डायरेक्ट कॉस्ट आर कॉस्ट दैट आर रेडीली आइडेंटिफाइड एंड ट्रेसेबल टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट को ट्रेस करने से ही ना कॉस्ट का पता चल जाता है, जैसे कि ऑपरेशन क्या है, प्लांट का क्या है, ठीक है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल कितना लग रहा है, डायरेक्ट लेबर कितना लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है, ये सब पता चल जाता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर नॉट रेडीली आइडेंटिफाइड, ठीक है, जो इनडायरेक्टली होता है। जब आप लोग कॉस्टिंग पढ़ोगे ना, जब आप लोग कॉस्टिंग पढ़ोगे तो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर फर्क करना सीखा जाएगा। जब आप लोग CA इंटर में कॉस्ट पढ़ोगे, या CS एग्जीक्यूटिव लेवल में भी कॉस्ट पढ़ोगे, आपको ये सिखा जाएगा कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट का ना एक दूसरा नाम भी है, उसको ओवरहेड भी कहा जाता है। ओवरहेड क्या होता है? जो इनडायरेक्टली कंपनी पे खर्चा हो जाता है, उससे नजर करना पड़ता है, ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आपको समझ में शायद थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा बताने से आपको हेल्प हो जाएगा। मतलब मानो कि आप एक बिजनेस करने के लिए आपने एक फैक्ट्री बनाया, अब फैक्ट्री चलाने के लिए मटेरियल लाओगे, लेबर यूज करोगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगा आपका, लेकिन इसको यूज चलाने के लिए आपको शहर में एक ऑफिस चलाना पड़ता है। फैक्ट्री आपका किसी आउटस्कर्ट्स में चलता है, लेकिन आउटस्कर्ट्स में लोगों को पता नहीं है। सिटी में आपको एक ऑफिस लेना पड़ा, उस ऑफिस को लेने के लिए आपको रेंट देना पड़ता है, उस ऑफिस में भी 4 लोगों को रखना पड़ता है, उस बिजनेस को चलाने के लिए आपको थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग करना पड़ता है। तो जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो बेसिकली इनडायरेक्टली आपका मटेरियल, इनडायरेक्टली लेबर, इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस को बढ़ा देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट का मैटर है। जब आप लोग कॉस्टिंग पढ़ोगे ना डिटेल्स में, स्पेशली जो लोग CA CS CMA तीनों गए, स्पेशली CA इंटर CMA इंटर एज वेल एज फाइनल, ठीक है, हर जगह में कॉस्टिंग का बड़ा बोलबाला है। CS को भी कॉस्टिंग का नॉलेज दिया जाता है, ठीक है। तो तब आप लोगों को कॉस्टिंग के अंदर ये थोड़ा बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। इवन अकाउंट्स में भी इसका जरूरत पड़ता है। तो फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, तो व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? सर बिजनेस में कुछ कॉस्ट फिक्स्ड होते हैं और कुछ कॉस्ट वेरिएबल होते हैं। अब एज ए बिजनेसमैन आपको ना फिक्स खर्चा और वेरिएबल खर्चा का आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। एक बिजनेसमैन को या बिजनेसमैन का जो एडवाइजर है उनको, मतलब चार्टर्ड को, कंपनी सेक्रेटरीज को, कॉस्ट अकाउंटेंट को, क्यों जानना पड़ेगा? बिकॉज सर आप लोग कौन हो? आप लोग एडवाइजर हो ना बिजनेस का। तो आप लोग बिजनेस का जब एडवाइस करोगे तो आपको ये सब चीजें देखना पड़ेगा कि एक बिजनेस को बनाने के लिए क्या फिक्स खर्चा पड़ता है, क्या वेरिएबल खर्चा पड़ता है। So what is the meaning of fixed cost? Fixed cost do not change with change in level of output. आपका बिजनेस में आउटपुट या प्रोडक्शन कितना भी बढ़ जाए, ठीक है, कितना भी मतलब कितना भी बढ़ जाए, आपका कुछ चीजें चेंज नहीं होता। जैसे कि आपका रेंट चेंज नहीं हो पाएगा, लॉन्ग टर्म में चेंज हो सकता है, शॉर्ट टर्म में नहीं, ठीक है। इंश्योरेंस का कॉस्ट, आपका प्रीमियम का जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है, ये सेम चलता रहता है। और मजा का बात ये है सर, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। आप अपने फिक्स खर्चे को अवॉइड कर ही नहीं सकते, आप अपने फिक्स कॉस्ट को अवॉइड कर ही नहीं सकते। एंड देयर इज अनदर टाइप ऑफ कॉस्ट दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट इज चेंज विद चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन लेवल चेंज होगा वैसे वैसे आपका वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगा।
इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड वेजेस भी कहते हैं। रॉ मटेरियल का कॉस्ट, वेजेस का कॉस्ट, ये आपके आउटपुट चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। सर कुछ एग्जाम्पल बताओ ना। सर बहुत एग्जाम्पल हो सकता है। फिक्स वेरिएबल पे एग्जाम्पल का लाइन लग जाएगा, देखना चाहोगे? सर दुर्गा पूजा गया, फुचका किसने खाया, किसने नहीं खाया वो बताओ। सर फुचका खाया कि नहीं खाया? हेलो, अरे कुछ तो बताओ। दुर्गा पूजा में फुचका खाया कि नहीं खाया? प्लीज टेल मी सर। ओके सर, ठीक है। अगर ना भी खाए हो कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन बिजनेस को तो एनालिसिस कर ही सकते हो। अब मुझे एक चीज बताओ, एक सिंपल, मैं आपको बड़ा बड़ा बिजनेस के बारे में बात करता हूँ, छोटा बिजनेस में बात कर ले सर, ठीक है? बड़ा बिजनेस बोलते बोलते शायद दिमाग खराब हो गया होगा खुद का, या आप लोगों का भी दिमाग में बहुत लोड पड़ जाता है। मैं बस आपको एक छोटा बिजनेस का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आप मुझे बता सकते हो कि एक फुचका बिजनेस करने के लिए आपका फिक्स खर्चा क्या क्या हो सकता है? जैसे मानो इसने जो स्टॉल लगाया, ये स्टॉल इसका फिक्स्ड है ना, मतलब इसका जो गाड़ी है फुचका का, इसका जो फुचका रखने का जो कंटेनर है ना, जो यूटेंसिल्स यूज करता है, ये सब फिक्स खर्चा है। अगर किसी सड़क के किनारे पे बैठता है, अगर किसी को कुछ खर्चा देना पड़ता है, से फॉर एग्जांपल म्यूनिसिपैलिटी ने बोला कि ठीक है आप दुकान लगाओ यहाँ पर, बट एक म्यूनिसिपल को एक छोटा सा रेंट दे देना, कम से कम मिनिमम रेंट 500 टका मंथली या 1000 टका मंथली रेंट दे देना, ठीक है? तो ये उसका क्या होगा, फिक्स खर्चा हो गया। अब मुझे ये बताओ कि ये फुचका वाला का वेरिएबल कॉस्ट क्या है? क्या फुचका उसका फिक्स्ड खर्चा है, मतलब कितना फुचका डेली बनाना है, बेचना है, कितना आलू बेचना है, क्या उसका फिक्स्ड खर्चा आता है या वेरिएबल है? क्या डेली सेम लोग फुचका, मतलब सिमिलर अमाउंट ऑफ पीपल फुचका खा के जाएगा इनके पास से? हाँ सर, फेस्टिव में ज्यादा बिकेगा, जब फेस्टिव खत्म हो जाएगा थोड़ा कम बिकेगा, ये सर नो। जैसे यहाँ पर देखो ना, गंधराज लेबू है इनका, ये गंधराज लेबू बोलते हैं इसको, हाँ, या क्या बोलते हैं इसको, कागजी बोलते हैं, ठीक है? धनिया पत्ता, यहाँ पर छोला है, छोला दिख रहा है, मेरे को तो देखते ही एकदम मुंह में पानी आ गया सर। आई डोंट नो आप लोगों का क्या हो रहा है, मुझे को तो ऐसा लग रहा है कि अभी निकलूं और कंप्यूटर के अंदर से जाके निकल के लाऊं, वट एवर, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि ये जो भी फुचका है, आलू है, इमली पानी है, या फिर जो भी आप देख रहे हो, नींबू पानी जो भी यूज करते हैं, ठीक है, धनिया पत्ता, वट एवर इंग्रेडिएंट्स, ये सारा चीज, दही दही फुचका मिलता है इनके पास, तो इसके पास दही भी होगा, मतलब कार्ड, ठीक है? सेव पूरी, बटाटा पूरी, बहुत सारा, महाराष्ट्र में तो ये सब बोलता है, सेव पूरी, पानी पूरी, बटाटा पूरी ऐसे बोलते हैं। वेस्ट बंगाल में हम लोग ज़्यादा दही पुचका वगैरह पहले नहीं मिलता था, आजकल मिलता है। हम लोग यहाँ पर सिंपल बोलते हैं भाई, मतलब फुचका, फुचका मतलब इमली पानी का फुचका, बट आजकल बड़ा मॉडर्न हुआ है। हम लोग भी बाहर से जब घूम के आते देखते हैं दही फुचका मिलते हैं, हम लोग भी दुकानदार को बोलते हैं कि आप भी दही फुचका बनाओ, ठीक है? बट ज़्यादातर ये महाराष्ट्र में चलता है दही फुचका, तो लोग बोलते हैं सेव पूरी, पानी बटाटा पूरी ऐसे बोलते हैं। वेरी फेमस इन मुंबई में, बहुत फेमस है, मतलब ये थोड़ा सा वो दही वगैरह को देखे, बट बंगाल में फेमस है पानी वाला, इमली पानी वाला। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि जो भी इसका वेरिएबल कॉस्ट है, जो भी इसका वेरिएबल कॉस्ट है, जितना डेली का वैरी करेगा वो वेरिएबल है ना? तो फुचका वाला का भी एक फिक्स कॉस्ट होता है, एक वेरिएबल कॉस्ट होता है। यस और नो? सर बात समझ में आ रहा है? हेलो, अब सिर्फ फुचका वाला है ये बिजनेस क्यों? मानो कि आपको उबेर में बिजनेस करना है, उबेर में कैब लगाओगे सर? अब मानो कि उबेर या ओला में अपना कैब यूज करना चाहते हैं, जस्ट टेल मी, उबेर में कैब का बिजनेस करोगे, मतलब आपका खुद का उबेर का एक गाड़ी होगा, उसको आप उबेर में लगाओगे और बिजनेस करोगे, मतलब बेसिकली ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस बोल सकते हो आप, कैब बिजनेस। नाउ क्वेश्चन इज दैट इसमें आपका फिक्स खर्चा क्या है? गाड़ी, गाड़ी का जो ईएमआई है, ठीक है, ये आपका फिक्स खर्चा है। लेकिन इसमें आपका वेरिएबल क्या है? तेल का खर्चा वेरिएबल है, इसमें जो पेट्रोल या डीजल भरोगे आप, गाड़ी डेली जितना रन करेगा उसके बेसिस में वो वैरी करेगा। सो हर बिजनेस में ये कॉन्सेप्ट काम करता है, कुछ फिक्स्ड होते हैं, कुछ वैरी करता है, कुछ फिक्स्ड होता है, कुछ वैरी करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है सर।
अब इसको मैनेज करना बिजनेस के लिए एक चैलेंज का मैटर है, इसको मैनेज करना बिजनेस के लिए एक चैलेंज का मैटर है। सर कैसे मैनेज क्यों करना है? सर आप कॉस्ट को मैनेज करोगे तभी ना बिजनेस को डेवलप कर पाओगे, ठीक है। अब अपना कैब का बिजनेस हो या फुचका का बिजनेस, आखिर मैनेज तो करना पड़ेगा। जो आपका कॉस्टिंग है उसको तो आपको पहले मैनेज करना पड़ेगा। गाड़ी का ईएमआई नहीं भर पाओगे, गाड़ी का ईएमआई नहीं भर पाओगे तो फिर कैब का बिजनेस कैसे करोगे सर? आपको ऐसे मैनेज करना है कि गाड़ी का ईएमआई तो भर जाए, उसके बाद जो बचेगा वो ओनर और ड्राइवर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। पता है आप लोगों को? हाँ सर, मैंने पूछा था किसी कैब वाले से कोलकाता में कि कितने मतलब कैब का जो दाम है इसका ईएमआई भरने के बाद ओनर के पास कितना रह जाता है। तो बोलता है कि अगर छोटा गाड़ी है थोड़ा ज़्यादा मिलता है, बड़ा गाड़ी में थोड़ा दिक्कत है, बट फिर भी सब कुछ काट कूट के 15,000 के आसपास मैक्स टू मैक्स आ जाता है सर। और 15,000 भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि 30,000 नहीं आता। मोटा मोटी एक कैब वाला ने मेरे को बताया था एवरेज में जितना कैब का करंट सिचुएशन है ड्राइवर और ओनर मिला के 20-25 हज़ार का आ जाता है अगर ईएमआई चल रहा है तो। अगर ईएमआई नहीं चल रहा है, अगर ईएमआई कंप्लीट हो गया गाड़ी का मतलब लोन का चल रहा तो, अगर ईएमआई खत्म हो गया तो फिर 15,000 पर हेड मिल जाता है, मतलब 15,000 ओनर का 15,000 गाड़ी का ड्राइवर का। 50-50 रेशियो में काम करते हैं ये लोग, समझ रहे हो सर? अब बाकी अपना अपना अलग अलग हो सकता है, बट एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। लेकिन कॉस्ट को मैनेज नहीं कर पाएगा तो ये 15-15 मैनेज करना इतना आसान नहीं है। अगर कॉस्ट मैनेज नहीं कर पाएगा ना तो 15-15 मैनेज करना इतना आसान नहीं है सर, ठीक है। इट्स टू टफ, ठीक है। तो अगेन कॉस्टिंग इज ऑलवेज देयर सर, थ्योरी ऑफ कॉस्ट इज ऑलवेज देयर, चाहे आप इकोनॉमिक्स पढ़ के काम करो या बिना पढ़ के, बट इकोनॉमिक्स तो काम करता रहता है। इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज वर्क इन द बैकग्राउंड सर, बैकग्राउंड में इकोनॉमिक्स ऑलवेज है। अब आप इसको समझ पाओगे नहीं पाओगे वो आपका प्रॉब्लम, ठीक है। आप जानकारी लो, मतलब पढ़ाई करके जाओ या फिर एक्सपीरियंस से सीखो। सर कॉस्ट फंक्शन, सर वेरिएबल और फिक्स क्लियर है ना? वेरिएबल और फिक्स क्लियर है ना? और एक चीज भी होता है सेमी फिक्स्ड, सेमी फिक्स सेमी वेरिएबल, दिखाता हूँ आपको। एक ऐसा कॉस्ट आता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एनीवन प्लीज टेल मी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल कोई मुझे दे सकते हो? फिक्स बता दिया मैंने आपको, वेरिएबल भी बता दिया आपको, क्या आप लोग मुझे सेमी वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल दे सकते हो? सेमी फिक्स सेमी वेरिएबल। प्लीज टेल मी सर, थोड़ा आपका आंख कान खुला रहता है तो बता सकते हो। दुर्गा पूजा में भी ऑब्जर्व कर पाओगे शायद, अगर दुर्गा पूजा में बाहर घूमने निकले हो तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी देखने को मिलता है सेमी फिक्स्ड सेमी वेरिएबल। बोलो सर बोलो, कनेक्टेड है आप लोग? यस सर। बोलो सर, सेमी फिक्स सेमी वेरिएबल का एग्जांपल तो दो। सेमी फिक्स्ड सेमी वेरिएबल कहाँ कहाँ हो सकता है? मैं आपको वेरिएबल बताया, फिक्स बताया, सेमी वेरिएबल सेमी फिक्स्ड ऐसा कौन सी जगह में हो सकता है? ट्राई करो। क्यों ट्राई कर भी, कोई तो ट्राई करो सर, गलती होने से थोड़ी ना मार खाओगे। बोलो बोलो सर। सर आप लोग कोलकाता में बस में चढ़े हो? नॉट जस्ट इन कोलकाता, इवन इन एनी एरिया, बट फिर भी मैं कोलकाता बस के बारे में ही बताता हूँ आपको। कोलकाता बस में मिनिमम फेयर क्या है सर आज के डेट में? एनी आइडिया? सर इस बार दुर्गा पूजा में कोलकाता में डबल डेकर बस रन किया गया, आप लोगों ने देखा? मैंने देखा, इमेज तो देखा पर चढ़ा नहीं। पहले चलता था डबल डेकर पुराने टाइम पे, मैंने चढ़ा था बचपन में, जब मैं बहुत छोटा था तब मैं डबल डेकर बस में पापा के साथ चढ़ा था, लाल कलर का होता था ओल्ड डबल डेकर। मैं मुंबई में भी गया था एक बार घूमने बुआ के पास, तो वहाँ पर मैं मुंबई में भी चढ़ा था और कोलकाता में भी चढ़ा था। तो इस बार मैंने देखा कि कोलकाता में डबल डेकर बस
वापस लाया है, टूरिस्ट अट्रैक्शन एज वेल एज दुर्गा पूजा, और ऊपर से ऊपर वाला छत जो है वो खुला है, मतलब ओपन हुड है। चलो वो छोड़ो सर, लेकिन मैं आपको ये वाला बस के बारे में बात कर रहा हूँ। इस बस में चढ़ने ही आपको एक फिक्स्ड अमाउंट देना है, चढ़ते ही एक फिक्स भाड़ा है 10 रुपीज़। उसके बाद आपका जितना गाड़ी आगे बढ़ेगा 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर छोड़ छोड़ के भाड़ा चेंज होता जाएगा। तो भाड़ा का क्या हुआ सर, सेमी फिक्स सेमी वेरिएबल हुआ कि नहीं हुआ? मतलब बस में चढ़ते ही एक फिक्स रेट तो है ना, उसके बाद जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ेगा आपका वैरी करेगा। तो वन है सेमी फिक्स सेमी वेरिएबल। हाँ सर, बात समझ में आ रहा है? और भी चीजें हैं, और भी चीजें हैं। जैसे मानो टेलीफोन रेंट होता है ना, घर पे अगर टेलीफोन लाइन है, टेलीफोन का एक रेंटल होता है। आई डोंट नो आजकल कितना चलता है, आजकल तो टेलीफोन यूज करना थोड़ा कम हो गया है। जो टेलीफोन लाइन होता है ना घर पे, ठीक है, इसका एक रेंटल चलता था, अभी भी होता है। जिसके भी घर पे टेलीफोन होता है उसको एक मंथली रेंट देना पड़ता है, उसके ऊपर जितना यूज करोगे उसका बिल भरना है। पोस्टपेड होता है सर, ठीक है, लेकिन रेंटल होता है 200 250 300 ऐसा कुछ रेंट होता है। रेंट भरो और रेंट के बाद भी जितना आपका कॉलिंग होगा उसके ऊपर बेस करके पोस्टपेड में बिल भरो। तो वह सेमी फिक्स सेमी वेरिएबल। बात समझ में आ रहा है सर? ऐसा बहुत एग्जाम्पल हो सकता है। अरे बोझा गैलो ना। सेमी वेरिएबल कॉस्ट याद रहेगा कि नहीं? इलेक्ट्रिसिटी का भी होता है सर, इलेक्ट्रिसिटी यूज करो ना करो एक फिक्स बिल आता है आपका, उसके बाद जितना यूज करोगे उसके ऊपर यूज के ऊपर आपका बिल आएगा। सेमी फिक्स सेमी वेरिएबल कुछ ऐसे देखने में होता है सर। अगर आपको एक सेमी फिक्स सेमी वेरिएबल कॉस्ट का लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला जाए तो ऐसे ड्रॉ करना पड़ता है। दिखाई दे रहा है सर? एक फिक्स लाइन होता है, बस में चढ़ते ही आपको देना पड़ता है, उसके बाद जैसा बस आगे बढ़ता रहता है आपका कॉस्ट वेरी करता है, ठीक है। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट है, या टेलीफोन लाइन का बिल, ठीक है, टेलीफोन लाइन का बिल, ठीक है, एक फिक्स मंथली रेंट देना पड़ता है, और जैसे जैसे आपका यूज होता है पोस्टपेड में बिल भरना पड़ता है। सेमी फिक्स सेमी वेरिएबल, या फिर ऐसे स्टेप बाय स्टेप भी होता है, सेमी फिक्स सेमी वेरिएबल, सेमी फिक्स सेमी वेरिएबल। कॉस्ट सैलरी ऑफ फोरमैन, ठीक है, इनका भी ऐसा होता है कि पहले एक फिक्स सैलरी होगा, फिर उसके बाद आपका एक वेरी करेगा, ठीक है, सेमी फिक्स सेमी वेरिएबल। इलेक्ट्रिसिटी में दिखता है आपका जंप करके भी, स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट, इसको बोलते हैं स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। मतलब ये जो फोरमैन मतलब बेसिकली लेबर एक सर्टेन अमाउंट तक एक फिक्स सैलरी में वेजेस में काम करता है, फिर प्रोडक्शन का अमाउंट बढ़ा देता है ना, मतलब अगर वो प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करता है तो उसका इंक्रीज हो जाता है। मतलब आपको कुछ काम दिया जाता है, फिर आपको बोला जाता है कि भाई इतना अमाउंट आप काम करोगे तो इतना सैलरी मिलेगा या वेजेस मिलेगा, ठीक है। फिर जैसे आप उस अमाउंट को क्रॉस कर जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा सैलरी या वेजेस दिया जाएगा। तो रिमेन फिक्स्ड ओवर सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट बट सडनली जंप टू ए न्यू हायर लेवल ऑफ आउटपुट, ये फिक्स सैलरी ऑफ फोरमैन में होता है। मतलब ये भी एक सेमी वेरिएबल सेमी फिक्स सेमी वेरिएबल सेमी फिक्स सेमी वेरिएबल सेमी फिक्स्ड। ये सब डिफरेंट बिजनेस में डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट नजर आता है। बोलो सर, बेसिक नॉलेज था, क्या समझ में आया? समझ में आया? समझ में आ रहा है? सभी को पूछ रहा हूँ सर। तो कॉस्ट फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? किसी भी बिजनेस का जो कॉस्ट होता है। ओके सर, थैंक यू सर। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट फंक्शन इज मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट एंड वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को डिटरमाइन जो करते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। इन कॉस्ट फंक्शन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉस्ट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कॉस्ट है। कॉस्ट डिपेंड करता है, बट किस पे डिपेंड करता है? वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन इज दैट सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट मतलब जो स्वाधीन है, जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, जैसे कि कितना बिजनेस में आउटपुट होगा, कितना प्लांट का साइज होगा, टाइम पीरियड कितना रह सकता है, लेवल ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना होगा, इनपुट प्राइस क्या रह सकता है, टेक्नोलॉजी क्या यूज करोगे, मैनेजरियल एफिशिएंसी कितना होगा, ये सारा चीज डिपेंड करता है कॉस्टिंग का। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड व्हाट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल? डिपेंडेंट वेरिएबल इज द कॉस्ट। आपके बिजनेस का आउटपुट कितना है, आपका प्लांट का साइज कितना है, आपका टाइम पीरियड कितना काम कर रहा है, आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है, इनपुट कितना डाल रहे हो, टेक्नोलॉजी क्या यूज कर रहे हो, मैनेजरियल एफिशिएंसी कितना है,
इस पे डिपेंड करेगा कि आपकी बिजनेस पे कॉस्टिंग ज़्यादा होगा कि कम होगा, ठीक है। इसी के ऊपर बेस करके नेक्स्ट क्लास में आपको बताने जाऊंगा सर शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको इकोनॉमिक्स का लेवल समझ में आएगा कि कॉस्टिंग का लेवल कैसे एनालिटिकल होता है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होता है, ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, और इसको यूज करके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू से आपको रियल लाइफ डिस्कशंस करूंगा कि एक बिजनेस किस तरह से इसका एनालिसिस करता है, ठीक है। टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, ऑलरेडी मैं सेम वेरिएबल आपको बता दिया, ठीक है। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, और उसके बेसिस में आपको आगे आगे एनालिसिस करना पड़ेगा कि बिजनेस इसको कैसे एनालिसिस करते हैं और उसके ऊपर बेस करके वो बिजनेस डिसीजन कैसे लेते हैं। अगर आप ये डिसीजन मेकिंग कर पाओगे ना तभी जाके आप मार्केट समझ पाओगे। डोंट मतलब डरने का जरूरत नहीं है, ठीक है। डोंट बी मतलब वेरी कंसर्न अबाउट दिस फिगर, ठीक है। ये इमेज देख के ना ज्यादातर लोग डर जाता है। प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स में ये है कि इमेज देख के ना डर लगता है, बट इमेज देख के डर उसको लगता है जो नॉलेज नहीं लेता, ठीक है। अगर आप नॉलेज के साथ पढ़ोगे ना आपको कभी भी इकोनॉमिक्स का ग्राफ देख के डरने का बात नहीं आता है सर, ठीक है। सो ये चिंता का बात नहीं है, चिंता का बात ये है कि हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स को हम लोग बताएंगे और स्टैटिस्टिक्स के बेसिस में हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, इसको एक एनवेलप कर्व बोलते हैं, ये देख रहे हो ना सर, एनवेलप कर्व है ये, ठीक है। ये एनवेलप है, मतलब एक एनवेलप की तरह देखने में होता है। आई विल डिस्कस इन डिटेल्स इन नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स कि कैसे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट काम करता है, कैसे शॉर्ट रन काम करता है, ठीक है। इन डिटेल्स में बात करूंगा सर, ठीक है। बट आज मैं बेसिकली आपको इंट्रो बता रहा था, कॉस्ट का इंपॉर्टेंस बता रहा था। कॉस्ट एक सब्जेक्ट है और कॉस्ट एक सब्जेक्ट ही नहीं, कॉस्ट एक कोर्स भी है, ठीक है। कॉस्ट के ऊपर बेस करके जैसे इंडिया में ICMI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर आप बाहर में देखें ICMI के साथ टाई अप भी है, ठीक है। ICMI विद ACCA, ACCA मतलब इंग्लैंड का चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीमा लंदन बोल के भी एक इंस्टीट्यूट है जो इंटरनेशनल कॉस्ट इंस्टीट्यूट है, सीमा यूके, ठीक है। सीमा ग्लोबल, ये भी सेम कॉन्सेप्ट में काम करता है, कॉस्टिंग इंस्टीट्यूट है। एक US CMA भी होता है, CMA USA, ठीक है। सिमिलर कॉन्सेप्ट में काम करता है। आजकल इंडिया में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो 6 महीने का CMA USA करके तीर मार लेगा। सर कभी भी ये सब ट्रैप में मत पड़ना, ठीक है। अगर किसी का ऑलरेडी इंडियन CMA किया हुआ है, ठीक है, तो इंडियन CMA के साथ टाई अप है सर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है सीमा का, ठीक है। यूके सीमा का टाई अप है, आप देख लो यहाँ पर, ठीक है। मतलब अगर आप इंडियन CMA कंप्लीट कर लेते हो ना तो आपको यूके के साथ भी कनेक्टिविटी मिल जाएगा, आपको बहुत सारा पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बस कुछ पेपर्स है वो कंप्लीट करके आप यूके सीमा का डिग्री भी ले सकते हो, ठीक है। मतलब ये सब कॉस्टिंग स्पेशलाइज्ड डिग्री है सर। पढ़ाई वही सब चीजें हैं जो आप लोग चार्टर्ड में भी पढ़ते हो, कॉस्टिंग में भी। इवन चार्टर्ड के साथ भी टाई अप है। इंग्लैंड का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं ना उनके साथ इंडियन CMA इंस्टीट्यूट का टाई अप है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। CS के साथ भी है, इंडियन CS के साथ इंग्लैंड वाला CS का टाई अप है, ठीक है। तो आप यहाँ CS कंप्लीट करने के बाद बस कुछ पेपर क्लियर करके आप यूके में जाके भी काम कर सकते हो, ठीक है। पेपर में एग्जाम्पशन मिल जाता है, ये देखो सर, एग्जाम्पशन ऑफ द अदर फॉलोइंग 8 पेपर्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिजनेस वैल्यूएशन मैनेजमेंट। मतलब बेसिकली इंडिया में ये सब कंप्लीट हो जाता है लोगों का, तो यूके में जाके बस 2-3 पेपर होता है लॉ का वगैरह, ये सब का कुछ पेपर होता है, क्लियर हो जाता है। मतलब आप इंडियन CMA करने के बाद, इंडियन कॉस्टिंग का पढ़ाई करने के बाद भी आप फॉरेन मतलब कॉस्टिंग का भी डिग्री ले सकते हो और वर्ल्ड वाइड काम कर सकते हो। सो ये सब डिटेल्स है, सब आगे आगे मैं आपको समझाऊंगा। CA के साथ भी है, CS के साथ भी है, सीमा के साथ भी है। सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स, ठीक है। मतलब फालतू ट्रैप में पढ़ के अपना करियर को बेकार मत कर देना। बहुत सारे लोग ना आजकल यूट्यूब वीडियोस में वो एडवर्टाइजमेंट देख के ना सोचता है कि वो 6 महीने में CMA USA करके जिंदगी में कुछ तीर मार लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका बेस उतना स्ट्रांग नहीं है सर। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग बेस स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे ये सब कोर्स के साथ टाई अप हो पाएंगे। तो आप लोग जो इंडियन हार्डकोर कोर्स के साथ हो उसको अच्छे से करो। उसको करने के बाद अगर किसी को फॉरेन जाना है तो फॉरेन कोर्स के साथ जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको जस्ट कंप्लीट कर लेना। जो कुछ पेपर्स आपको देना पड़ता है, नॉर्मली लॉ का पेपर या टैक्स का पेपर्स, ऐसे में थोड़ा बहुत आपको देना पड़ता है, वो भी जब यहाँ पर आते हैं उन्हें भी देना पड़ता है। आजकल इंडिया में भी बाहर का लोग आके काम करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उन्हें भी इंडिया का पेपर क्लियर करना पड़ता है,
तब जाके वो इंडिया में काम कर पाता है, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट सर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आप लोगों के पास नोट्स नहीं है तो मैं नोट शेयर कर देता हूँ, और जिनके पास ऑलरेडी नोट्स है, ठीक है, वो स्टार्ट कर दे। किसी के पास नहीं है तो मुझे एक बार याद दिलाए, मैं उनको शेयर करता हूँ, ठीक है सर। तो घर पे कॉस्टिंग को पढ़ना चालू करें, थ्योरी ऑफ कॉस्ट को नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं सर, ठीक है। फिर मैं कोलकाता रिटर्न जाने के बाद आप लोगों को बुलाऊंगा, टेस्ट के लिए आना है, ठीक है। आज इतना ही है सर। ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।